तो आज गिफ्ट निफ्टी से हल्की सी आपको राहत तो दिख रही होगी, लेकिन ये राहत कितनी बड़ी राहत के तौर पर तब्दील होगी या फिर ये राहत सिर्फ छलावा भर है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा करने जा रहे हैं। क्योंकि 2 दिन की ताबड़तोड़ बिकवाली के बाद आज बाजार थोड़ा रुकने के मूड में है। एक और चीज़, इस पूरे हफ्ते के अंदर 2 वीकली एक्सपायरी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, HDFC के नंबर, 3 चीज़ तो निकाल चुके हैं। एक चीज़ अभी बाकी है, रिलायंस के नंबर, जिसका पूरा अनुमान भी हम आपके सामने रखेंगे और थोड़ा आज मेहमानों को जोड़ के इसी तर्ज पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो गया वो वापस कैसे आ सकता है। खैर, हम पहले 4 विंडो आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं और ज़रा आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आज बाजार के अंदर किस तरह की रणनीति या किस तरह की चीज़ों पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये ग्लोबल मार्केट्स का पहली विंडो आप देख पा रहे होंगे। डाउ में करीब 200 अंकों की बढ़त दिखी। ग्लोबल मार्केट की सपोर्ट ज़रूरी है, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कन्विक्शन बनाएगी। आगे तो हम डोमेस्टिकली काम करेंगे, लेकिन इसका सपोर्ट ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो भी प्रियंका से हम समझ लेंगे। इंडसइंड बैंक, पूनावाला होम्स और फर्स्ट बैंक के अच्छे नतीजे रहे। इस सब के आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबके हमने नाम लिखे, हेडलाइंस में भी आपको बताया। रिलायंस और HUL 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स अभी आने बाकी हैं। एक कंजम्पशन की स्टोरी बताएगा और एक एक्चुअली मार्केट का बड़ा बॉय है, तो वो आपको क्लियर करेगा कि बाजार के अंदर इस समय की दिशा क्या रह सकती है। साथ ही RBL बैंक, पेटीएम के नतीजे और एक IPO भी है एपेक का, जो कि AC की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, उसका IPO भी खुल रहा है। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जो आप अपने स्क्रीन पर समय देख पा रहे हैं। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करते हैं। थोड़ी राहत हमको वहाँ से मिली है। क्या ऐसा हो गया कि US के अंदर भी हल्का हरा निशान मिला, नैस्डैक 1% ऊपर जाके बंद हुआ? इसकी पीछे की वजह एक बार हम प्रियंका से समझ लेते हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। जरा पहले ग्लोबल मार्केट्स के बारे में आप गाइड कर दीजिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग डिम्पी। आपने ये सही बात कही कि थोड़ी सी तेजी आपको US मार्केट से भी लौटती हुई वापस दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आप एशियन मार्केट्स को भी देखें, वहां से भी आपको रिस्पाइट एक एक करके समझते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट्स में हुआ क्या है, तो भले ही आप बॉन्ड यील्ड फिर से 4% के ऊपर ही है, लेकिन कल क्योंकि 3 दिन के एक वीकनेस के बाद वहां से एक टेक्निकल रिबाउंड सा दिख रहा है। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P तीनों में आप देखें, नैस्डैक तो इनफैक्ट एप्पल के अपग्रेड के बाद एप्पल के स्टॉक में भी बढ़त थी और नैस्डैक में भी एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव है। एशियन मार्केट्स में भी आप जापान के इन्फ्लेशन फिगर्स जो बहुत बड़े हाई फिगर्स थे, अब वहां पर भी थोड़ा रिस्पाइट दिख रहा है। जून 22 के लोअर लेवल्स के पास आपको जापान का इन्फ्लेशन दिख रहा है, इसलिए एशियन मार्केट्स भी आपको ऊपर दिख रही हैं। तो थोड़ा सा इस वक्त आपको जो है ग्लोबल क्यूज एटलीस्ट सपोर्टिव दिख रहा है। 2 दिन से आपको याद होगा जब हम भी यहाँ गिर रहे थे तो ग्लोबल क्यूज भी हमें सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा था। एटलीस्ट वो एक सपोर्ट आपको यहाँ दिखता हुआ दिख रहा है और कुछ मेजर चीजें बड़ी नहीं है, लेकिन संकेत इस वक्त आप देखेंगे तो वहां से कमजोरी नहीं, पॉजिटिविटी की है। तो हम भी क्या एक रिबाउंड के लिए ड्यू लग रहे हैं। इनफैक्ट ये हम डिम्पी से ही समझते हैं, डिम्पी, क्योंकि FIs की कल फिर से एक बड़ी सेल फिगर देखने को मिली है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थे, हालांकि 21,400 कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं था, लेकिन एटलीस्ट उसे बार बार तोड़ नहीं रहा था बाजार, उससे रिबाउंड लेकर एटलीस्ट 21,500 के आसपास बंद हुआ। अब यहां से क्या एक रिबाउंड का केस बनता हुआ दिखाई देता है? गिफ्ट निफ्टी मामूली सी बढ़त दिखा रहा है, ज्यादा बड़ी बढ़त नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने 2-3 पॉइंट्स एकदम से सटीक से बोले हैं और मैं आपको उसी तर्ज पे ही शुरू कर रहा हूँ। आपने अभी पॉइंट बोला कि 21,400 को तोड़ नहीं रहा था, उसको बार बार रोक रहा था। कल अगर आप VWAMP चेक करेंगे, हमने आपको ना VWAMP बताना भी शुरू किया, अभी फिर मैं बताऊंगा आपको। तो जो VWAMP है, जिसको हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स में नया इंडिकेटर बनाया है, तो उसका ना लेवल्स भी 468 ही है और अगर आप लो चेक करेंगे ना तो वो 468 के आसपास ही बना हुआ है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये था जो आपके क्वेश्चन का कि वहाँ पे आके रुक रहा है, और रुक इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट है नियर बाय की। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि रीबाउंड पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, कल भी ना हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि बाजार अपनी गिरावट को तो रोक सकता है, क्या रीबाउंड फास्ट आएगा उसको लेकर थोड़ा डाउट है। मैं अपनी बात के अंदर आपको डेरिवेटिव्स और डोमेस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ ही कर दूंगा ताकि आपको अलग से नहीं पूछना पड़ेगा। आप अभी नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने लिखा है अनवाइंडिंग का प्रेशर है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर परसेंटेज देखिए तो आपको 1% भी नहीं है। गिरावट कितनी है? 110 पॉइंट की है। 462 पे बंद हुआ है, 462-68 का ही VWAMP लेवल है। ठीक है, अब आप इस चीज को थोड़ा आंकलन लगाइए कि बाजार के अंदर ना पुल बैक नहीं आ रहा, पुल बैक नहीं आएगा अभी, उसकी थोड़े चांसेस इसलिए हैं क्योंकि रिलायंस के भी नंबर भी नहीं आए हैं। देखिए, आपको जो डैमेज हुआ था ना, वो हुआ था HDFC से। उस डैमेज को प्रोपेल किया वीकली एक्सपायरीज ने, निफ्टी ने, फिर कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ने। तो उन दोनों ने क्या किया कि आपको बहुत जोर से प्रोपेल किया, यानी कि और तेज गिरावट दिखाई। एक और चीज इन सभी के बीच में,
एफआईज भी अपना हाथ खींच रहे हैं। ये ऐसे गिरावट नहीं आ सकती है। क्या आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने पहली बार ऐसे खराब नंबर दिखाए हैं? क्या आप पहली बार उम्मीद के साथ जा रहे हो कि रिलायंस अच्छे नंबर दिखाएगा? ये पहली बार नहीं हो रहा, हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार और पिछली बार में फर्क सिर्फ ये है, इस बार हम ऑलरेडी ऐसे नोच पे आके खड़े हुए थे जहां पर पाने कम और खोना ज्यादा था, इसलिए फील थोड़ा हमको ज्यादा हो रहा है। और ये पहला पहला झटका लगा है ना, इसलिए फील ज्यादा हो रहा है। 2-4 दिन आप यहीं रहेंगे तो आप भी आदी हो जाएंगे इस चीज के। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये डाटा से हटके मैं आप ह्यूमन मार्केट का बिहेवियर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं मैं उनकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, अब आप जरा वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही डाटा चलाइएगा। निफ्टी के अंदर ना अभी एक सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट कितना पक्का है वो आज के दिन या रिलायंस पे काफ़ी हद तक दारोमदार है। देखिए मार्केट के अंदर ना बारूद बहुत स्ट्रांग है, अभी भी है। आप ये मत कहिए कि इस समय 400-500 पॉइंट टूट गया तो बाजार और टूट नहीं सकता, 100% टूट सकता है। बाजार के पास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इतना खड़ा है कि वो अगर 30,000 माफ कीजिए कॉन्ट्रैक्ट को अगर बेचने पे आ जाए ना तो 350 से 400 पॉइंट निफ्टी तोड़ सकता है। तो इसलिए फिलहाल अभी थोड़ा रुकना चाहिए, रिलायंस के नंबर को वेट करना चाहिए। मैं इतना तो नहीं कहता कि एचडीएफसी का डैमेज रिलायंस पूरा कर सकता है, लेकिन अगर उसके नंबर्स ठीक आ गए ना तो एक कन्विक्शन का काम कर सकता है और एक छोटी सी पुल बैक रैली बना सकता है। ये रैली क्या होगी, एक बार जरा लेवल वापस से दिखाइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। निफ्टी के अंदर 21,800 के होंगे, 21,800 तक की एक पुल बैक रैली आ सकती है। मेरे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एक पुल बैक रैली आ सकती है। मैंने ये नहीं बोला कि ग्रोथ आ जाएगी और बहुत एकदम से ताबड़तोड़ हम चलने लग जाएंगे। फिलहाल 21,800 तक की एक पुल बैक रैली आ सकती है। अब आइए जरा बैंक निफ्टी के डाटा पे, उसका भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रख दीजिए खाली स्क्रीन पर। आप वहां पे देखेंगे, आपको बार बार कल गौतम शाह भी बता के गए कि 45,500 का एक सपोर्ट एरिया है। कल हमने 45,500 को ब्रेक नहीं किया, हमने भी आपके लिए सपोर्ट एरिया 45,500 और 400 को बनाया कि मान लो जो कोई छोटा मोटा झटका लग भी जाता है तो 100 पॉइंट से आप कट ना जाए। ठीक है, ऊपर आते समय ना फिर से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो 46,200 का आपके मिलेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हेंस प्रूव्ड लेवल है, इसको भी डिस्कशन करने का समय नहीं है इतना। लेकिन आप मान लीजिए कि हम एक पुल बैक रैली में आएंगे और पुल बैक की रैली हमेशा छोटी होती है और उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। एक बार लेवल्स हम कंप्लीट कर लें फिर की फिर देखेंगे। इस सब के पीछे मेरे को एफआईज का जो हाथ खींचना है यही बड़ी वजह बन रही है। अब मैं आ जाता हूं जरा एफआईज के नंबर पे, जरा स्क्रीन पे दिखाइए। आपको कैश और ऑप्शंस दोनों के अंदर उन्होंने माल बेचा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस पक्के हो रहे हैं। ये बात हमने आपको अपने एक्सपीरियंस और इस डाटा के एनालिसिस से कई बार बताया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 13 शेयर अभी भी एफ एंड ओ बैन के अंदर है। एक और चीज, अच्छा मेरे से मैं भूल गया हूं, मिस ना हो जाए, पुट कॉल रेशो। आपको कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बाजार सस्ता हो गया। बॉस, बाजार सस्ता नहीं हुआ है। सस्ता होने की डेफिनेशन अगर आप लेवल्स के हिसाब से मेरे से पूछेंगे तो पीसीआर कम से कम 0.5 होना चाहिए, और निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का पीसीआर 0.75 के ऊपर है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 67 उसका है और 96 उसका है। ये 50-50 होना चाहिए, और आज आपके पास गैप भी नहीं मिल रहा, गैप डाउन भी नहीं मिल रहा। बस मैं इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्राइडे का दिन रिलायंस के अच्छे नतीजों की तरफ हम मूव करते हुए पुल बैक आना चाहिए, आ सकता भी है, लेकिन वो पुल बैक कमज़ोर पुल बैक होगा। और मेरे को लगता है ये पुल बैक कमज़ोरी का मतलब 21,800 से ऊपर हम किसी भी लेवल्स पे अभी नहीं जा पाएंगे, ये तो आप पक्का कर लीजिएगा। ठीक, तो ये मोटा मोटी आंकलन है जो मैंने आपके सामने डेरिवेटिव का और डोमेस्टिक का दोनों का क्लब कर दिया है ऑलमोस्ट। ऑल राइट, ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा इंडेक्स पर व्यू। लेकिन डिम्पी, आज स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? नहीं प्रियंका, कल भी हमने आपको स्टॉक्स के लिए किया था कि स्टॉक्स अभी आप ना रखें, आप सिर्फ इंडाइसिस को रखें। और मैं फिर से बताऊं, अभी आप ना इंडाइसिस से ही प्ले कीजिए, स्टॉक्स का भी ना मूवमेंट नहीं आ रहा है। एक चीज़ मैंने जो कल आपके सामने रखी थी मैं फिर से दिखा देता हूं उसी चार्ट को। एक बार जरा आप मेरी स्क्रीन दिखाएंगे तो कल हमने इस वाले लेवल की आपसे बात की थी, आपको ध्यान होगा। और हमने ये भी कहा था कि नीचे फिर 50 दिन का एवरेज सपोर्ट है, और आप जब भी डिप लेंगे तो हो सकता है आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाए। आप देखिए कल जो इंट्राडे लो बना है उसके ऊपर हमने आके क्लोज किया है। एक बार इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे ना तो एक जो गैप बन रहा है ना, इसको फिल करने के लिए वापस अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसलिए आपके पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, आप निफ्टी के साथ ही ट्रेड कीजिए। यही गौतम शाह आपको बता के गए हैं, यही वो लेवल है जो गौतम शाह ने सपोर्ट के लिए आपको बताया था 21,000 को, जो हमने ऑलरेडी पहले भी मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए। तो आपको कभी भी डिप मिलता है टिल 21,000 तक, अभी आप अपॉर्चुनिटी को खोए नहीं। ऐसा नहीं है कि बाजार के अंदर सब कुछ ही खराब हो गया, तो 21,000 तक आप अपॉर्चुनिटी को खोए नहीं, लेकिन कोशिश करें कि 21,500 से 21,800 के बीच में अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट।
बैठ जाइए, मौके फिर मिलेंगे, फिर अंदर आइएगा। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। स्टॉक्स को थोड़ा अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के या फिर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप चेक करके लीजिएगा। हमने वो सारा ज़्यादा एनालिसिस उसके बारे में किया नहीं। ठीक है डिम्पी, नो प्रॉब्लम। हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, उनसे समझ लेंगे कि ट्रेड स्ट्रैटेजी वो क्या बना रहे हैं। पैनल पर हमारे साथ संतोष मीना है, अक्षय भागवत भी हमसे जुड़ेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग संतोष। संतोष, क्लियरली निफ्टी पर भी एक शॉर्ट बिल्टअप का ट्रेंड है, बैंक निफ्टी पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, लेकिन थोड़े से ग्लोबल क्यूज जो सपोर्टिव दिख रहे हैं और आप भी गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी बढ़त दिखा रहा है। क्या स्टांस आप ले रहे हैं इस वक्त इंडेक्स पे? यस प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट में हमने एक हेल्दी करेक्शन देखा है पिछले 3 दिन में। एक मार्केट ने करेक्ट किया कल, लेकिन एक आप मॉर्निंग में एक चीज नोटिस करो तो एक पैनिक बॉटम जरूर, मतलब नॉट एग्जैक्ट बॉटम बट टेम्पररी बॉटम के कल साइन मिले। जो मॉर्निंग में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक पैनिक था, स्टॉक में पैनिक था। जब भी फर्स्ट आवर में एक पैनिक आ जाता है तो एक नियर टर्म या शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाता है, वहां से एक स्मॉल बाउंस बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो कल के जो लोज है वो एक सैक्रोसेंट लेवल की तरह काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव है, तो एक टेम्पररी बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं। निफ्टी में एक बाउंस बैक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक आ सकता है, जो करीबन अभी 21,650 के आसपास है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जंक्चर के आसपास है। आप 45,500 का जो लेवल देखोगे तो वो करीब 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है, और जो 200 डे मूविंग एवरेज जिसका करीबन 44,800 के आसपास आता है। तो ये 45,500 से 44,800 का जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम करेगा। इतनी आसानी से ये ब्रेक होगा नहीं। आज थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक को लेकर भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, लाइक ओवर द नाइट एडीआर में रिकवरी भी आई और सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई है उसको लेकर। तो कुछ तो हो सकता है वहां से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो आज एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए, बट बहुत एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए जब तक मार्केट पूरे क्लियरली एविडेंस नहीं दे देता कि रिवर्सल आ रहा है। क्योंकि फ्राइडे का दिन नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग आज की इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट आज डेज हाई के आसपास क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये रिकवरी नेक्स्ट वीक भी जारी रहेगी। बट फॉर टाइमिंग आज के लिए आप रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हो। आप 21,650 का टारगेट लगाइए, 21,400 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत ही अच्छा है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पे आप लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हो। इंडसइंड बैंक के जो नतीजे आए वो भी थोड़े सा एनकरेजिंग है, तो शायद उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आप एक चीज नोटिस करोगे तो पीएसयू बैंकों में स्ट्रेंथ बरकरार है, मार्केट में वीकनेस है। साउथ इंडियन बैंक के भी जो नतीजे आए थे काफी अच्छे आए थे, तो एक वो पॉकेट है जो सपोर्ट करेगा। सो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रखेगा 45,450 का। ऊपर में जो टारगेट रहेगा 46,400 रुपीज का रहेगा। सो एक पुल बैक के लिए प्ले करना चाहिए, बट अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यू बाइंग साइड भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है सर, संतोष सर ने वही बात बोली जो थोड़ी देर पहले हम आपके सामने बात रखे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर पुल बैक तो आ सकता है, लेकिन वर्ड का ध्यान रखना, ये पुल बैक है। पुल बैक आके रुकता भी है और एक जगह पर आके वीक भी हो जाता है। फिलहाल आप सर के दोनों लेवल्स देख पा रहे होंगे। सर ने भी 21,800 के ऊपर के टारगेट नहीं दिए, कोई भी एनालिस्ट नहीं देगा अभी आपको। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी भी सर जो आपको बता रहे हो 46,400 ही बता रहे हैं। 46,500 भी थोड़ी देर पहले हमने भी आपको नोटिस करा कि यहाँ पे आके एक बार रुक जाएगा वो। ठीक, तो एक छोटे पुल बैक के लिए आप प्रिपेयर कीजिए, और मैं चाहता हूँ ये पुल बैक आ जाए ताकि चेक एंड बैलेंस हो। नहीं तो क्या होगा ना, एक तरफ के लोगों को ज़्यादा अभिमान हो जाता है कि हम ही बाजार चला रहे हैं, फिर बाजार जब उनको धोता है ना फिर बहुत बुरा धोता है। जैसे पहले बायर्स के साथ अभिमान हो गया था कि हम ही तो बाजार चलाते हैं, तो 2 दिन में ही सब साफ हो गया। खैर एनी हाउ, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट संतोष से मिल गया। अक्षय पी भागवत भी हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में सुमित मूलचंदानी भी जुड़ जाएंगे। अक्षय गुड मॉर्निंग सर। सर आप अपने ट्रेड बताइए मेरे को, आपके सौदे कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो दोनों बाय की तरफ मैंने चुनाव किया है। हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग है, और जिस तरह से कल फार्मा क्षेत्र में अच्छी बाइंग दिखी थी, हम मान के चल रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो पहला चॉइस है जो स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला ने एक अच्छा ब्रेकआउट पेश किया था कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले, रिटेस्ट करा वो सपोर्ट, वहां से वापस अच्छा कल रिबाउंड देखने को मिला। डेरिवेटिव्स में लॉन्ग एडिशन है। सिप्ला बाय करके चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1362। एक्सटेंडेड टारगेट आपका 1379 भी बन सकता है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1297। और दूसरा ट्रेड मेरा है ऑटो क्षेत्र से टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स कल डे ट्रेडिंग में उसने अच्छा रिगेन करा है, वापस मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश में है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, और मैं मान के चल रहा हूँ नए है और तेजी बनने बाकी है टाटा मोटर में। तो 3862 का टारगेट, एक्सटेंडेड टारगेट 872 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 797। ये मेरा ट्रेड रहेगा टाटा मोटर्स में। ठीक है, और राइट, ये तो अक्षय भागवत के ट्रेड्स हुए। संतोष मीना के भी ट्रेड समझ लेते हैं आज के। संतोष, इंडेक्स पे तो आपने व्यू बताया, स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या हैं आपके?
मेरे भी दोनों कॉल्स दोनों ही बाइंग साइड के हैं। हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्पेशली जो स्मॉल और मिड कैप पीएसयू बैंक है। तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया पिछले कई दिनों से अच्छा लग रहा है। इसमें आप नोटिस भी करोगे तो मार्केट की वीकनेस में इसमें कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हम छोटा सा भी डिप आता है तो लोअर लेवल से बैंक देखने को मिलती है, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है कि इस मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। 140 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है, 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। एक और पीएसयू स्टॉक है बीईएल। कल आप देखोगे तो एक डिप आया था सुबह मॉर्निंग में, लेकिन लोअर लेवल से इसने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया, तो वहां से एक शार्प रिकवरी दी और डेज हाई के आसपास बंद हुआ। आप फॉर्मेशन भी देखोगे तो यहाँ एक फ्लैग फॉर्मेशन नजर आता है। कल इसमें एक अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप हुए थे फ्यूचर में और कॉल राइटर्स बैकफुट में नजर आ रहे थे, तो हो सकता है कि आज मार्केट की शॉर्ट कवरिंग आती तो ये लीड करते हुए नजर आए। या 195 का टारगेट रहेगा, 185 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आपको दोनों एक्सपर्ट्स ने ट्रेडिंग कॉल्स दे दिए हैं। आपने इन ट्रेडिंग कॉल से सिर्फ आंकलन लगा लीजिए। बाजार के अंदर हमने लोस टेस्ट किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे सभी एक्सपर्ट्स अभी भी आपको बाय की कॉल दे रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं होगा। बैंक ऑफ इंडिया को आपने कल कितनी बार चर्चा और सुना है? नहीं सुना होगा। बीएल को कितनी बार सुना और चर्चा किया? नहीं सुना होगा। आपने सिप्ला को हो सकता है थोड़ा बहुत सुना हो। ठीक है, इसी तरह से टाटा मोटर्स तो चलो हरे निशान में ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रहा है, इसलिए वो सर की कॉल को मैं समझ सकता हूँ दोनों। लेकिन जो संतोष सर ने ट्रेड दिए ना आपको, ये कुछ वैसे जो ज़्यादा चर्चा में नहीं हो रहे, लेकिन बारीक बारीक तरीके से अपने आपको स्ट्रेंथ दिखाए हुए हैं। आयुष मेहता भी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए, बैक टू बैक उनसे भी जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या है सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे यहाँ से दो बाई कॉल ही होंगे। फर्स्ट बाई कॉल होगा मेरा टाटा कम्युनिकेशन पर। अगर हम टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके इंट्राडे चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन और नेकलाइन का ब्रेकआउट आ चुका है और क्लोजिंग उसके ऊपर ही रही है। अगर अब इसके वीकली चार्ट की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और अगर इसने सिंगल डे में अपने 20, 50, 100 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से टाटा कम्युनिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। टाटा कम्युनिकेशन को यहाँ से आपको बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 1870। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 1720 का। सेकंड है मेरा आईजीएल। अगर आईजीएल की अगर हम बात करें तो इसके मंथली चार्ट पे एक पैटर्न पैटर्न का फॉर्मेशन है। कब से अपने 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक चला था और कल इस हमने सेशन में इसने ब्रेकआउट दिया है। कल हमने देखा एमजीएल और गुजरात गैस ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। आईजीएल में मूवमेंट मुझे लगता है अभी आना बाकी है और आईजीएल में एक ब्रेकआउट आएगा, तो आईजीएल को यहाँ से बाय करना फॉर टारगेट ऑफ 465। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 425 का होगा। राइट, आईजीएल पर आपका 465। गैस और एनर्जी काउंटर्स, एटलीस्ट स्पेशली जो गैस काउंटर्स है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स है, गेल पर भी आपको याद होगा एक बड़ी रिपोर्ट भी आई थी, बुलिश रिपोर्ट। तो ये एक टारगेट रहेगा जो 465 का आईजीएल पर आयुष आय कर रहा है। एक दूसरी कॉल भी उनकी जो है वो लेकर आते हैं। आज सारी ऑलमोस्ट बाय कॉल्स ही हैं, तो बाजार में एक बाउंस बैक भी हमारे एक्सपर्ट्स को दिख रहा है। टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स कल आए थे और उसके बाद अब यहाँ पर फॉलो बाइंग भी उनको दिखती है। 1870 तक का टारगेट टाटा कम्युनिकेशन पर दिखता है। ठीक है, चलिए सुमित मूलचंदानी भी है पैनल पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। सुमित, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स क्या हैं? क्या आप भी बाय साइड नहीं है? सारे एक्सपर्ट्स के आज बाय साइड ट्रेड्स हैं। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। देखिए, कल जब फर्स्ट आवर ऑफ मार्केट में फॉल आया था उसके बाद जो रिबाउंड का ट्राई किया तो काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जिनमें अभी भी मोमेंटम बाकी है, स्ट्रेंथ बाकी है, तो वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी। तो दो बाय कॉल्स रहेंगे। फर्स्ट विल बी द फिनिक्स मिल्स। लास्ट वीक ही हमने ये स्टॉक को डिस्कस किया था ऑन द फ्राइडे इटसेल्फ। तो जो इनिशियल टारगेट्स दिए थे वो अचीव हुए थे, लेकिन आप देखिए 3 दिन से आप देखिए जो भी डिप आ रहा है वहां पे बाइंग बन रहा है, तो एक भी नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी आप बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इज 2488। हमें लग रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम न्यू हाई की तरफ जाएगा। 2770 एंड 2890, दीज विल बी द टू टारगेट्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2350। दूसरा स्टॉक रहेगा स्टार हेल्थ। देखिए, स्टार हेल्थ में काफी अच्छा एक ब्रेकडाउन आया हुआ था, लेकिन अब 50 डे मूविंग एवरेज को काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। पिछले 8 से 10 सेशन से एक ही जगह से बाउंस कर रहा है, दैट इज द लेवल ऑफ 550। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 540 का और अप्रोच कीजिए 612 एंड 640 के लिए। ठीक है, डन सर। स्टार हेल्थ आपका अच्छा शेयर लग रहा है मेरे को, और कल अच्छा क्लोज भी हुआ है करीब 2% ऊपर, और आज भी चलने की कैपेसिटी रखता है। 612 का एक स्टॉप लॉस आप दे रहे हो, 640 एक दूसरा, माफ कीजिए, टारगेट दे रहे हो, और 640 का आपका दूसरा टारगेट है। ठीक है सर, सबके ट्रेड हो गए हमारे पास। 4 एक्सपर्ट्स, 8 ट्रेड, और 8 के 8 आपको अच्छे ट्रेड मिले हैं, और उम्मीद करते हैं उन ट्रेड का अच्छा बेनिफिट आप आज उठा पाएंगे।
आगे बढ़े, खबरों वाले शेयर्स और अर्निंग्स वाले शेयर्स दोनों आशीषा हमारे साथ लेके आई हैं बताने के लिए। आशीषा गुड मॉर्निंग, दोनों को बता दीजिए प्लीज। जी हाँ, सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक के नतीजे कल आए थे, जिसके चलते स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए, लेकिन स्लिपेजेस में इंक्रीज देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि स्लिपेजेस एक वन ऑफ इम्पैक्ट के चलते आए हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में वो इम्प्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके चलते शायद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूनावाला फिनकॉर्प के नतीजे, काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए हैं पूनावाला फिनकॉर्प से, जहां नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब करीब 65% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी 65% का जंप देखने को मिला और पीपीओपी में करीब करीब 129% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, जिसके चलते पूनावाला फिनकॉर्प पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे नतीजे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस से भी। रेवेन्यूज़ में 44% का जंप, इंटरेस्ट इनकम में करीब करीब 31% का जंप और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब करीब 34% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा शॉप स्टॉप के भी नतीजे आए थे। लार्जली अनुमान के मुताबिक नतीजे आए हैं शॉप स्टॉप से इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज़ में 8.8% का उछाल देखने को मिला और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला 41% का और मार्जिन्स भी लार्जली म्यूटेड रहे हैं। 17.6% पे मार्जिन्स आए हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन्स में डिक्लाइन है, तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड्स की बात करते हैं, यहाँ पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले, अनुमान से भी कमज़ोर नतीजे देखने को मिले इस काउंटर से। मेट्रो ब्रांड्स के रेवेन्यूज़ में स्लाइट 6% का उछाल देखने को मिला, लेकिन मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला इस क्वार्टर में। कंपनी ने 31.3% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 34.3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए और अनुमान से भी काफ़ी नतीजे कमज़ोर देखने को मिले इस क्वार्टर, जिसके चलते मेट्रो ब्रांड्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ऑलराइट, बहुत ठीक है। ये तो सारे नंबर अर्निंग्स रहे आशीषा, इस पर तो खास ध्यान रहेगा, स्पेशली इंडसइंड बैंक और ये जो एनबीएफसीज के नंबर्स आप बता रही हैं। दूसरे स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें खबरों के दम पर एक्शन हो सकता है? जी हाँ, सबसे पहले अनंत राज की बात करते हैं तो फंड रेजिंग क्यूआईपी के द्वारा जो कंपनी ने अनाउंस किया था कुछ समय पहले, वो अब अप्रूव हो गया है। 1.69 करोड़ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कंपनी ने एलोकेट किए हैं, करीब करीब 296 रुपीज़ प्रति शेयर के आसपास। और अलॉटीज के नाम देखें तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टाटा म्यूचुअल फंड, तो काफ़ी मार्की इन्वेस्टर्स के नाम आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अनंत राज पर भी आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा ईएमएस की बात करते हैं तो कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि कंपनी L1 बिडर के तौर पर नियुक्त हुआ है। 479 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो बड़ा ऑर्डर है, जिसके चलते ईएमएस पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 63.5% इक्विटी लॉक्ड इन थी, ये लॉक इन अब खुल गया है, शायद कुछ सेलिंग प्रेशर इस काउंटर में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड रेज अप्रूव किया है। करीब करीब 25,000 करोड़ का ये फंड रेज है। इसमें से 7,500 करोड़ का फंड रेज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा किया जाएगा, तो बड़ा फंड रेज है। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस पर भी अपनी नजर रखें। उत्तम शुगर मिल्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन प्लान्स होते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की एक फैसिलिटी है जहाँ पर डिस्टिलरी कैपेसिटी जो पहले 150 KLPD थी, वो अब बढ़कर 250 KLPD हो गई है, तो एक एक्सपेंशन प्लान कमीशन होता हुआ नजर आया, जिसके चलते उत्तम शुगर मिल्स पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा लास्टली फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं तो कंपनी ने एक्सचेंजेस को एक फायर इंसिडेंट के बारे में बताया है। उनकी बदलापुर में फैसिलिटी है, वहां पर शायद कुछ टेम्पररी डिस्ट्रप्शन इसमें देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, ये सारे स्टॉक्स न्यूज़ और साथ ही अर्निंग्स बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार शो में सारी ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स को भी ले आते हैं, तो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं बैंक्स और एनबीएफसी से। कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज न्यूज़ फ्लो अच्छा है। रिपोर्ट्स कौन कौन सी है वमाक्षी बताएंगे हमें। वमाक्षी, मॉर्निंग।
जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम टाटा कम्युनिकेशंस के साथ। कंपनी के नतीजों के बाद CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी की आय अनुमान के मुताबिक आई है, मगर EBITDA अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पॉजिटिव सरप्राइज दिखा है कलेरा से। इसके अलावा हाई ग्रोथ डिजिटल पोर्टफोलियो सर्विसेज में नजर आई है, मगर हायर डेट के चलते इन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। तो ओवरऑल CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म किया है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाकर 2000 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा अगला स्टॉक फोकस में रहेगा दीपक नाइट्राइट। हम देख रहे हैं कि MK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि फिनॉल एसीटोन डाउनस्ट्रीम की ग्रोथ ड्राइवर रह सकता है। लार्ज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अपॉर्चुनिटी भी इन्हें यहाँ नजर आ रही है। काफ़ी मजबूत पाइपलाइन जो है केपेक्स की, इसी के चलते एक मजबूत रनवे नजर आ रहा है ग्रोथ के लिए। मार्जिन अक्रेटिव एक्सपेंशन के चलते अर्निंग्स ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज भी बढ़ेंगे। तो ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए MK ने ऐड की राय के साथ कवरेज शुरू की है दीपक नाइट्राइट पर। आरती इंडस्ट्रीज कल फोकस में था और आज भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। MK का कहना है कि काफ़ी अच्छा प्ले है ये डिमांड रिकवरी पर, खासकर केमिकल्स सेगमेंट में MMA और MEA में काफ़ी मजबूत ग्रोथ नज़र आ सकती है। और इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज़ को Euro+1 के बेनिफिट्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल MK ने आरती इंडस्ट्रीज़ पर अपनी खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। इसके अलावा JK टायर्स पर हम फोकस करेंगे। डैम कैपिटल का कहना है कि क्रूड प्राइसेस में शार्प करेक्शन, सुधरती रिप्लेसमेंट डिमांड और स्टेबल प्राइसिंग के चलते मार्जिन्स में एक्सपेंशन नज़र आ सकता है। अर्निंग्स अपग्रेड और वैल्यूएशन एक्सपेंशन करंट लेवल से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते डैम कैपिटल ने JK टायर्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखकर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा IGL पर CT का कहना है कि 90 डे कैटलिस्ट वॉच उन्होंने खोला है ये काउंटर पर। मार्च 24 की वॉल्यूम गाइडेंस पर कंपनी डिलीवर कर रही है। फेवरेबल आउटलुक नज़र आ रहा है वॉल्यूम ग्रोथ के लिए FY25 में भी, और पॉलिसी मेजर्स भी गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रहे हैं वो फेवरेबल है और CNG को प्रमोट करेंगे। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिटी ने IGL पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा HDFC बैंक अपने नंबर्स के बाद तो फोकस में रहा ही है, मगर आज भी हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी ने इनफैक्ट CLSA ने करीब 20 क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट किया है कंपनी के नतीजों के बाद, और उनका लार्जली कहना है कि काफ़ी सारे जो डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं वो खुश नहीं थे कंपनी के नतीजों के साथ, मगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का मानना है कि EPS कट साइकिल के अब हम पास है। ओवरऑल काफ़ी की कंसर्न्स नज़र आए हैं डिपॉजिट और निम्स को लेकर। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें CLSA ने HDFC बैंक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे रैलिस इंडिया पर। एक्सिस कैप का कहना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक चेंज नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट आउटलुक अनसर्टेन है एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओवरऑल एक्सिस कैपिटल ने इसी के चलते रैलिस इंडिया पर कवरेज शुरू की है रिड्यूस की राय के साथ। ऑल राइट, ठीक है वमाक्षी, ये सारी रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरती इंडस्ट्रीज पर MK की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इनफैक्ट टायर स्पेस से भी रिपोर्ट्स आई हैं। ठीक है, बात करेंगे इन पर आगे भी, लेकिन क्विकली पहले रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक में सबसे पहले, क्योंकि इंडसइंड बैंक वीक भी नहीं हुआ था ज़्यादा, अगर आप देखें अक्षय, और जिस तरह के इनके नंबर्स आए हैं, और ये वन टाइम स्लिपेज है, हालांकि प्रोविजनिंग जरूर बड़ी, ये जो स्लिपेज है ये एक जरूर मैटर है जो जिसको बाजार वॉच करना चाहेगा, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में क्लियर किया है कि ये जो स्लिपेज है ये वन टाइम है। और इनफैक्ट उन्होंने RBI सर्कुलर का रिस्क वेट पर उसकी भी बात की है। तो ग्रॉस स्लिपेज जो कि 1700 करोड़ 500 करोड़ लगभग बढ़ी है, इस पर क्या स्टॉक रिएक्ट कर सकता है, या फिर एक फॉरवर्ड लाइनिंग देखेगा कि ये वन टाइम स्लिपेज है? इंडसइंड बैंक आज परफॉर्म कैसे कर सकता है? अक्षय एक बार चेक करके बताएं चार्ट्स प्लीज। प्रियंका जी, अगर आप ऑप्शंस का डेटा पोजीशनिंग देखे अहेड ऑफ द रिजल्ट्स यस्टरडे, 1600 के पुट पे बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट का एडिशन था। क्लियरली इसका मतलब निकल रहा था कि एक पुट राइटर जो है एट द मनी के पुट में होल्ड कर रहा था उनके राइटिंग बेट्स। और अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो लॉन्ग एडिशंस है डेरिवेटिव्स में, चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बस गए 2-3 दिन में थोड़ी सी एक नरमी देखने को मिली थी प्राइसेस में। तो मेरा मानना है कि रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव होना चाहिए ऑन द मार्केट ओपनिंग। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1575, तो जब तक 1575 होल्ड कर रहे हैं ओपनिंग में आपका व्यू पॉजिटिव है। अपसाइड में आप 1680 से 1720 ये आपके टारगेट एरिया बन सकते हैं। तो मैं एक रिकवरी या पॉजिटिव मूवमेंट की एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंडसइंड बैंक में ऑन मार्केट ओपनिंग। आप एक रिकवरी पॉजिटिव साइड पर आप इंडसइंड बैंक को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेटा कल का था। ऑफ कोर्स आज अब देखना होगा कैसे रिएक्ट होगा। कल सिनेरियो बहुत अलग थे और आज आपको वो सिनेरियो नहीं दिख रहा, एटलीस्ट उस तरह की वीकनेस नहीं दिख रही है।
और नंबर्स पर रिएक्शन तो इंडसइंड बैंक का होगा ही। लेकिन दूसरे जो स्टॉक्स हैं, पूना वाला फिनकॉर्प में भी बहुत जबरदस्त नंबर्स प्रेजेंट किए संतोष। इनफैक्ट डिसबर्समेंट आप वाई बेसिस पे देखें 57%, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी लगभग 8% बढ़ी है, और एयूएम जिस तरह से कंपनी गाइड करती आई है उसी ट्रेजेक्टरी में दिख भी रही है पूना वाला फिनकॉर्प। लेकिन प्रॉब्लम यह है सिर्फ ये एक रेंज में बहुत समय से फंसा हुआ है। क्या ये अच्छे नंबर्स इसकी रेंज को ऊपर की तरफ ले जाने में कामयाब कर पाएंगे? स्टॉक पर एक बार चार्ट चेक कर बताएं। इस बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। कल एक डिप पे आया था तो करीबन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से इसने बाउंस बैक लिया। लग रहा है कि यहाँ से तेजी और बन सकती है। 503 504 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा जो पुराना स्विंग हाई था। 504 क्रॉस करता है तो शायद हमको 520 525 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कोई खरीदारी करता है तो कल का जो लो है उसके लिए वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस रहेगा जो करीबन 465 के आसपास का, ऊपर में 525 का टारगेट रहेगा। ठीक है, डन। अक्षय, आपने ना आज एक कॉल दी है सिप्ला, साथ में ना एक ल्यूपिन पे भी खबर आई है, और कल मिस्टर अरोड़ा, आदित्य अरोड़ा ने ना हमको एक ल्यूपिन का ट्रेड भी दिया था, ऑप्शंस का ट्रेड, उस पर आज खबर भी आई है। आपका सिप्ला भी दिया हुआ है, तो सिप्ला तो चलो समझ में आ गया, आपका टारगेट स्टॉप लॉस भी लिखा हुआ है स्क्रीन पर आ गया 1362 का। ल्यूपिन जरा चेक करके बताएंगे, खबर भी चला दीजिए। ल्यूपिन को एक दवा का अप्रूवल मिला, यूरिक एसिड की वो दवा है, कम करती है उसको ब्लड से वो उस दवा का, और कल की क्लोजिंग भी अच्छी है। सर एक बार जरा ल्यूपिन चेक कीजिए। जी डिम्पी जी, कल इनफैक्ट क्लोजिंग शो पे मेरा भी रिकमेंडेशन जो ट्रेड था वो लुपिन का ही था। तो लुपिन में चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत स्ट्रांग है। एक 7 to 8 डेज का शॉर्ट कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ब्रेकआउट की कोशिश में है। कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रांग पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। तो मेरा मानना है शायद गैप अप हो, जिस न्यूज का आपने जिक्र किया है, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का मतलब है कि आपको 1475 या 1480 ये टारगेट एरिया आज डे ट्रेडिंग में बन सकता है। तो सपोर्ट अभी 1425 का बनेगा ऑन ओपनिंग। 1415 1415 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1475 ये आप टारगेट के लिए आप आज इंट्राडे में ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ल्यूपिन भी चलेगा, सिप्ला भी चलेगा। सिप्ला के टारगेट ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, ल्यूपिन खबर के साथ आपको टारगेट मिल गए। और ये बात सर आपने बिल्कुल ठीक कही, मेरे से मिस हो गया था। एक्चुअली मेरे को ये तो याद था कि क्लोजिंग में किसी ने दिया है, बट मेरे को ये याद नहीं था क्लोजिंग में किसने दिया है। तो आपने अच्छा किया सर, रिकॉल भी करवा दिया कि कल आपने क्लोजिंग में भी दिया था और आज आपकी सिप्ला भी कॉल है, तो हम दोनों से बेनिफिट आज ले सकते हैं। आगे बढ़े, एक ना नंबर वाला शेयर मैंने भी सिलेक्ट किया है, होम फर्स्ट। इसके नंबर अबव द एस्टिमेशन बता रही है हमारी रिसर्च टीम। मेरे को जो इसके नंबर के अंदर जो इसका नेट प्रॉफिट वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप होम फर्स्ट के चार्ट दिखा पाएँ और कल की क्लोजिंग दिखा पाएँ, 2% ऊपर है। सुमित जी एक बार ज़रा चेक करेंगे होम फर्स्ट। सुमित सर आप ज़रा चेक कीजिए होम फर्स्ट, ये पोस्ट नंबर्स कैसे चलेगा? ज़्यादा चला हुआ शेयर नहीं है ये। लेकिन देखिए पॉजिटिव मूवमेंट है। आप देखेंगे तो एक अपवर्ड चैनल का ही एक पार्ट है। एवरी टाइम इट इज मेकिंग द हायर हायर लो। तो स्लोली बट ग्रेजुअली ये बहुत ही अच्छे स्टॉक का एक निशानी रहता है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि पिछला जो स्विंग लो है और जो नियर बाय 50 डे मूविंग एवरेज का था, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करके उसे अभी भी बनाए रखिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है या फिर किसी को अगर न्यू पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे आप वेट कीजिए 1000 की लेवल्स को सस्टेन करने के लिए। अपवर्ड में मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट जो रहेगा वो 1100 का रहेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यहाँ पे 955 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके ठीक है, ये तो हमने कई सारे की अर्निंग्स वाले स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया। दूसरे स्टॉक्स जो हमें आशीषा बता के गई थी, उनमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक था, वो है अनंतराज का, क्योंकि इनका QIP आना था। अब ये अप्रूवल जो अप्रूव्ड क्लोजर ऑफ QIP और उसके जो बायर्स की लिस्ट है उसमें कई सारे बड़े नाम भी है। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री से नाम है, आदित्य बिरला, टाटा म्यूचुअल फंड जैसे नाम है। एक बार समझ लेते हैं कि स्टॉक इतना चलने के बाद भी इस न्यूज़ से कितना और ऊपर अपसाइड दिखा सकता है। और ऑफ कोर्स फिगर्स भी आई हैं कि लगभग 1.69 करोड़ शेयर्स होंगे 296 के प्राइस पर, यानी थोड़े डिस्काउंट पर हैं फ्लो प्राइस से। एक बार समझ लेते हैं। संतोष आप एक बार चार्ट चेक करके बताएंगे। अनंतराज एक डबलर है क्लियरली न 12 महीने में, पिछले 12-14 महीने में। यहाँ से और कितना अपसाइड पॉसिबल दिखता है? यस प्रियंका, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। इसने कल लो लगाया, इसने भी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास लगाया। बट एक चीज नोटिस की है मैंने, जैसे QIP क्लोज होता है स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, और जिस दिन QIP शेयर की लिस्टिंग होती है, आई थिंक 2-3 दिन बाद होगी, तो उस दिन स्टॉक प्रेशर में आता है। उसके बाद फिर से अपना तेजी का मोमेंटम दिखाता है, क्योंकि जो इमीडिएट गेन होगा, जो QIP इन्वेस्टर्स को कुछ इमीडिएट गेन बुक करने की कोशिश करेंगे, मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए।
कि जिस दिन QIP के शेयर लिस्टिंग होंगे उस दिन अगर कोई डिप मिलता है और 300 के अंदर का, तो वहां पर फिर खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। ओके, दैट्स अ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा वेट करके आप यहाँ लेकिन ऐड करने की ही सलाह दे रहे हैं संतोष, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक कर करें ऐड। एक और स्टॉक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका लॉक इन पीरियड, क्योंकि हाल ही की लिस्टिंग है, ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन इनका लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है। और एक और चीज, क्योंकि जिस तरह से MFI स्पेस के हमने होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर्स देखे हैं, दूसरा ट्रिगर रहेगा इस पूरे स्पेस पे क्या पॉजिटिव रब ऑफ भी दिख सकता है, तो क्या वो एक चीज क्वेश्चन दे सकती है इसको, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार आप चेक करेंगे आयुष। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसमें इंट्राडे चार्ट में एक फ्लैट पैटर्न बनता हुआ रहा है, जिसके ऊपर में जो ब्रेकआउट जोन है वो 6140 का है और अप्रोक्सीमेटली 61 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 30-40 पैसे के ऊपर जैसे ही स्टॉक 6140 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करेगा, इसमें जो फर्स्ट टारगेट हमारा बन जाएगा वो 68 का बन जाएगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो 5850 का रहेगा। मैं ले लेता हूँ, उसके बाद ना हम आपको रिलायंस के नंबर्स का एक प्रीव्यू भी आपके सामने रखेंगे ताकि आप उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो पाएँ। लेकिन जो मैं पहले शेयर पता करने जा रहा हूँ वो थोड़ा आज न्यूज़ से हटकर है, क्योंकि संतोष सर ने वो शेयर दिया था बैंक ऑफ इंडिया। मैंने ना उसका एक और साथ में पीयर देखा, महाराष्ट्र बैंक। शेयर थोड़ा छोटा है लेकिन इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसा हो कि आपके पास खबरों के अलावा हटके वाला कुछ शेयर भी मिल जाए ना, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। देखिए कल इसकी क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, 50 रुपये के आसपास का शेयर। ठीक, संतोष सर एक बार बैंक ऑफ इंडिया आपने देखा, मैं होप करता हूँ आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देखा होगा। अगर ये नहीं देखा तो एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, क्या इसको भी सौदा पंच कर दूँ आज सुबह ही, कुछ पैसा बैंक ऑफ इंडिया में डालूंगा आपका ट्रेड और कुछ पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डालूं, क्या ठीक हो रहा है कॉल ये? यस नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट भी बहुत अच्छा है और इसके आप क्वार्टरली अपडेट्स भी देखो तो इसके काफी स्ट्रॉन्ग आए थे, तो मुझे लगता है इसके जो अर्निंग्स आएंगे वो भी काफी अच्छी आएंगी। तो इस स्टॉक को भी आप ट्रेड करिए, ये थोड़ा सा और बड़ा रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसमें बड़े मूव्स आते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 49 का, ऊपर में जो टारगेट है 55 से 57 रुपीज तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ना मैंने एक की जगह दो चॉइस दिलवा दी हैं सर से। एक तो ऑलरेडी इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया दिया था, हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर के सामने रखा, उन्होंने कहा नहीं चार्ट ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, तो ये शेयर भी रख सकते हो। देखो मैं फिर से बोलूँगा आपको, ज़्यादा शेयर ना तो डिस्कस करें ना ही ज़्यादा शेयर लें, जो लें वो पक्का लें और आपको उससे पैसा बन जाए। इस मार्केट का मज़ा तो तब है जब बाजार नीचे जा रहा हो और आपका पोर्टफोलियो हरे निशान में हो, तब है ना असली चैलेंज, तब आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी ना। नहीं तो चलते हुए बाजार में तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कुछ भी ले लो, सब चल सकता है। यहाँ पर आके रियल टेस्ट होगा आपको। इसलिए जो आज के हमारे मेहमान हैं ना, उन्होंने छांट के आपके सामने ट्रेडिंग कॉल्स रखी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्रेडिंग कॉल्स ना बीच बीच में मौका देख के आप चलाते रहा कीजिएगा। हो सकता है कोई आदमी 8 ना जुड़े, अभी जुड़े, तो उसको पता होनी चाहिए ये चारों एक्सपर्ट्स की कौन कौन सी ट्रेड है क्यों। और मैं एक और बात, हमारे सौदे आप समझे ना समझे, लेकिन एक्सपर्ट्स के ट्रेड को मिस ना करने की गलती ना कीजिएगा। ये बहुत अच्छे से छांट के देते हैं सारे ट्रेड, बड़ी मेहनत करके आते हैं आपके सामने और इनके ट्रेड पे मेरे को तो पूर्ण यकीन है। कई बार तो मैं खुद इनके ट्रेड से देखने के बाद उनके चार्ट्स देखता हूँ और मेरे को लगता है ये तो बहुत ही अच्छी कॉल है, सर की ज़रूर चलेगी। तो इसलिए सारी कॉल्स को बैक टू बैक आप चलाते रहा कीजिएगा। अब एक काम करते हैं, जरा रिलायंस के नंबर्स का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सौमित हैं, रिलायंस को अच्छा कवर करते हैं रिसर्च में और उन्होंने रिजल्ट बना लिए हैं, यानी कि अनुमान निकाल दिया है कि किस तरह के नंबर्स आएंगे। एक बार उन्हीं से समझ लेते हैं। सौमित, एक बार जरा रिलायंस के नंबर्स के बारे में बता दीजिए। अगर Q3 की बात करें हम तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से हायर हो सकती है, बट एबिटा में करीब 2% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन आ सकता है 17% के आसपास। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 3% का फॉल आने का एक्सपेक्टेशंस है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल सेगमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन है, 5% हायर होगा रेवेन्यू। एबिटा भी जो है रिटेल सेगमेंट की वो 7% से ग्रो कर सकती है। और ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मेजर डाउनफॉल आने की एक्सपेक्टेशन है, करीब 12% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन O2C सेगमेंट में आने की एक्सपेक्टेशन है। और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ 8% की एक ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की जो एबिटा होगी थर्ड क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर आने की एक्सपेक्टेशन है। सारे सेगमेंट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सिवाय के O2C सेगमेंट में। O2C सेगमेंट में वीकनेस इसलिए है क्योंकि Q3 में लोअर थ्रूपुट था और लोअर मार्जिन भी था। लोअर थ्रूपुट इसलिए था क्योंकि प्लांट शटडाउन था और मार्जिन इसलिए कम थे क्योंकि पेट्रोकेमिकल के जो स्प्रेड्स थे वो सिक्वेंशियल बेसिस पे कम हुए थे। अब रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट इसलिए थी क्योंकि स्टोर फुटप्रिंट ज़्यादा था
था, हायर फुटफॉल्स था और ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट कंपनी को Q3 में मिल सकता है। अब गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ इसलिए था क्योंकि कॉस्ट जो थे, ऑपरेशनल कॉस्ट वो लोअर साइड पे थे और गैस आउटपुट जो है कंपनी की वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अगर आप देखेंगे तो सिवाय O2C सेगमेंट के सिवाय अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे सेगमेंट्स में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, ठीक है। ये रिजल्ट्स का अनुमान है, हमने कुछ हद तक पॉइंटर्स के फॉर्म में और एरोस के फॉर्म में आपके सामने क्लियर किया कि किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहेगा, अदरवाइज वैसे नंबर ठीक लग रहे हैं जो मोटा मोटी, और रिलायंस ये फील भी आपको करवा रहा है। देखिए कुछ कुछ ना ये HDFC की तरह है। HDFC भी नंबर से पहले नहीं टूटा था, वो तो 3-4 दिन खड़ा ही हुआ था। ये शेयर भी खड़ा हुआ और मार्केट की सपोर्ट कर रहा है। मैंने ना 1 मिनट पहले इसका डिलीवरी डाटा को भी चेक किया है कि इसका पिछले 6-7 दिन की डिलीवरी डाटा क्या कह रहा है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आपको सामने छपके तो नहीं आएगा बट सामने मैं बता देता हूँ। 63% है इसका जो डिलीवरी डाटा है, ठीक है, और एवरेज बनती है पूरे महीने की 62%, यानी कि स्लाइटली एवरेज से ऊपर है। और पिछले 3-4 दिनों से ये इसी रेंज में चल रहा है, बढ़ा भी नहीं तो घटा भी नहीं। एक बार जरा सुमित मूलचंदानी से इसके बारे में पता कर लेते हैं। सुमित सर, रिलायंस काफ़ी हद तक हमारे कन्विक्शन को बिल्ड करेगा। नंबर्स तो सिर्फ एक बहाना है सर, ये एक्चुअली बाजार को टिकाना है रिलायंस के नंबर से। आप क्या कहते हो सर? डिम्पी जी, 2 व्यू मैं देना चाहूंगा। एक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस से, तो ट्रेडिंग के लिए अगर मैं लेवल देखूं तो डाउन साइड में 2700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस के लिए 2750। सो अकॉर्डिंगली ही जैसे हमारा प्राइस मूवमेंट करेगा उसी तरह से हम ट्रेड्स के लिए जाएंगे। अगर ओवरऑल किसी के पास लंबा नजरिया है 3, 6, 12 महीने का, तो मेरे लिए अभी भी डाउन साइड में अप्रोच लग रहा है। अगर नीचे आ रहा है स्टॉक तो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी रखना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक ने देखिए जुलाई का हाई ब्रेक किया, उसके पहले का, तो स्टॉक इज इन द न्यू हाई जोन। तो मुझे लग रहा है कि अगर डाउन साइड में मुझे 2650 के करीबन से 2700 ये जोन में मुझे मिल रहा है, तो 26 से 30 का मेरा एक बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं अभी भी वहां पे होल्डिंग का सलाह दूंगा, लेकिन जिसका लंबा नजरिया है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बात तो हो गई रिलायंस पर, आज इस पर नजरें रहेंगी। क्या ये एक हेवी लिफ्टिंग भी कर सकता है मार्केट को ऊपर लाने में? एक हेवी वेट का रोल जो रिलायंस को पिछले 2 दिन से निभाना चाहिए था वो मिसिंग था, और इसी वजह से आपने देखा कि कोई बड़ी रिकवरी अटेम्प्ट भी नहीं हुई। लेकिन क्या आज नंबर्स से पहले रिलायंस पर किस तरह की मूव होती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं केमिकल स्पेस से, स्पेशली एमके की दीपक नाइट्रेट पे भी रिपोर्ट है और आरती इंडस्ट्रीज पर भी रिपोर्ट है। पहले आरती इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं। 750 का लक्ष्य उन्होंने रखा है और उनके हिसाब से केमिकल स्पेस की जो डिमांड है वो बेटर हो रही है और पूरी जो वैल्यू चेन यूरोप +1 थीम के कारण बनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आरती इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। आरती इंडस्ट्रीज फिर से एक अच्छा बाउंस बैक दे भी रहा है आयुष। इनफैक्ट याद होगा अगर आपको, ये 650 तक चलने के बाद, उसके बाद जो इनके लिए एक यूरोप का एक कंपनी से रिन्यूअल नहीं आया था, जिसके बाद ये इम्पैक्ट हुआ, मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी कि सिर्फ वो 3 से 4% रेवेन्यू का पार्ट है। उसके बाद थोड़ी बाउंस बैक आनी इसमें मूव शुरू हुई थी। अब ये फिर से 410 के लेवल पर आ गया। क्या ये जो 650 से स्लिप हुआ है वापस फिर से ऊपर की तरफ रैली पकड़ सकता है? रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं। की बात करें तो एक नीचे से उसने काफी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक ने 580 के लेवल से इसने अपना मोमेंटम दिखाया है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो 650 से 660 के लेवल से एक सेल ऑफ आया था स्टॉक में, और अगर उसका हम ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी कल के सेशन में आ चुका है, जो कि 612 का लेवल है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक को यहाँ से लेना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट आपका बन के आएगा वो 633.50 का आएगा, क्योंकि 633.50 पे एक रेजिस्टेंस है जो कल का एक हाई जोन भी है। 633.50 के ऊपर जैसे स्टॉक निकल के ट्रेड करेगा तो मुझे लगता है इसमें वापस 655 से 660 के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, 660 तक के टारगेट्स आप आरती पर देखते हैं। दीपक नाइट्रेट पे भी अच्छी रिपोर्ट है। इनफैक्ट टायर स्पेस पे भी डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है और ये तो पूरे स्पेस के लिए इनफैक्ट ये ट्रिगर्स रहने चाहिए। उनका कहना है कि क्योंकि क्रूड प्राइसेस वो सबके लिए घटे हैं, तो ऑफकोर्स ये एक डेरिवेटिव्स हैं, इनको फायदा मिलता है, क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, रिप्लेसमेंट डिमांड सुधरी है और साथ ही जो इनके लिए इंडिविजुअल प्राइस है वो स्टेबल प्राइसिंग है, जिसकी वजह से इनके फर्दर एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। जेके टायर पर बुलिश व्यू है डैम कैपिटल का, और इनफैक्ट इसी तरह से अगर व्यू देखें तो ये सारे ट्रिगर्स तो पूरे स्पेस के लिए। तो क्या टायर स्पेस में से आज के लिए कोई मोमेंट वाला स्टॉक आपको, जिसमें मोमेंट रह सकता है, ऐसा कोई स्टॉक आपको दिखता है संतोष? यस प्रियंका, टायर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना, मुझे लगता है जेके टायर के साथ ही जाना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका चार्ट
बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत प्यारा सा बेस बनाते हुए चल रहा है स्टॉक, और कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें तेजी देखने को मिली थी। लग रहा है तेजी आज भी एक्सटेंड होते नजर आएगी, इमीडिएटली 440 444 का टारगेट नजर आता है, और तेजी बनती है तो मुझे लगता है 475 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जिसके पास पोजीशन है वो बने रहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, और कोई फ्रेश एंट्री भी लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस आएगा 420 रुपए का। अगर आप कल के स्टॉक्स भी चेक करेंगे ना तो आपको थोड़ा उससे आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ इस समय कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक और शेयर है ओरेकल फाइनेंस, कल का सुपरस्टार हीरो, डेरिवेटिव्स का हीरो, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। बहुत ही शानदार ये शेयर चला कल 28% डेज हाई पे। कुछ बचा है सर सुमित जी, कुछ बचा है इसमें? एक दिन में 28% शेयर चलेगा तो फिर जिन्होंने नहीं लिया वो तो सिर्फ बैठे ही रह जाएंगे। सर फिलहाल जिन्होंने नहीं लिया उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना ही बेटर है, क्योंकि एक ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया है स्टॉक। और जिनके पास है तो या तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और डाउन साइड में थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कीजिए अगर री एंट्री मिल रही है तो। ठीक है, ये बात आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बुकिंग प्रॉफिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लुकिंग प्रॉफिट। कई बार ऐसा सिनेरियो बनता है तो उसके अंदर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। खैर, मिस्टर बसीन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 दिन के विश्राम के बाद। आइए उनका करते हैं स्वागत। बसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपकी तबीयत ठीक है सर? अब पहले से ठीक है आपकी तबीयत? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको प्रियंका। तो अभी भी गला थोड़ा खराब है सर, लेकिन चल रहा है, अभी ठीक है, बेटर ही है। और मैंने कहा ऐसा मौका फिर आता नहीं, मार्केट मौका दे रही है तो वापस आ जाओ जल्दी। हम तो मैदान छोड़ेंगे नहीं सर, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलते रहेगा। ठीक है सर। सर बॉस, मैं आपके दाव देता हूं सर, आप काफ़ी हिम्मती हैं और काफ़ी बिल्कुल जुझारू हैं, और आप इस तरह की तबीयत ख़राब होने पर भी आपने ये रखा अपना पॉइंट कि भी मैं दर्शकों के सामने आके अपनी बात रखूं। सर फिर बताइए, लग रहा है सर हो गया कंप्लीट या सर अभी थोड़ा बाकी है और कत्लेआम? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको प्रियंका जी को कहा था 3 दिन पहले 21-22 हजार पे अपना प्रॉफिट मत बुक करना भूलना, और देखिए 700 पॉइंट आ गया, 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी पे। आपको और भी अपडेट दे दूं, जो आपको मैं कॉल्स भी दे रहा था वो सारी की सारी हिट हो गई। कल आपको एलटीएम शॉर्ट कराया था और ओरेकल फाइनेंस लॉन्ग कराया था, उससे पहले निफ्टी की पुट दिलवाई थी, और आपको एम्फोसिस फॉलिंग मार्केट में भी बढ़ाया, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वो भी बढ़ा। अब वो कार्नेज हो गई। 700 पॉइंट 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी पे अनवारंटेड है। एचडीएफसी बैंक का जो था वो हो चुका है। आई थिंक लेने की चेष्टा करनी चाहिए अच्छे शेयरों को। और इंडेक्स अब मुझे बहुत ओवरसोल्ड लग रहा है, यहां से पुल बैक आएगा। 20,000 करोड़ का माल 2 दिन में आप पी गए, उस कारण से 22,000 से 21,300 आ गया। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 21,800 900 एक बारी के लिए वापस रीटेस्ट होएगा, और बैंक निफ्टी वापस 47 सवा 47 जाएगी। तो तैयारी कर लीजिए अपनी शॉपिंग लिस्ट करने की, क्योंकि मौका और फियर इकट्ठे नहीं आता। आप कहें तो मैं तीनों पिक दूं। ये भी याद दिला दूं प्रियंका जी, लास्ट ईयर आपको 8 रुपए पे साउथ इंडियन बैंक और 35 रुपए पे पीएनबी कहा था। पीएनबी 100 रुपए हो गया फॉलिंग मार्केट में भी, और साउथ इंडिया बैंक कल 31 रुपए बिका है। तो मैं इस पे दांत लेता हूं कि 8 की चीज 32 हो गई, 4 गुना एक साल में। आज आपके लिए ऐसा ही एक पिक लाया हूं जो ये ट्रिपल नहीं लेकिन डबल जरूर होएगा इस साल में। बिल्कुल। इनफैक्ट संजीव जी, इस लिस्ट में एक और स्टॉक है जो जोड़ना चाहिए, डीसीबी बैंक भी जनवरी की शुरुआत से जो आपने दिया, क्या वन साइडेड मूव है इसमें? बताएं, बिल्कुल बताएं आज के स्टॉक्स। तो पहले तो जो ट्रेडिंग पिक्स है वो है, पहले लीजिए एयू बैंक। एयू बैंक के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। 730-32 में लीजिए, 712 का स्टॉप लॉस, 780 का टारगेट मुझे जल्दी दिखता है एक्सपायरी तक। दूसरा है ओएनजीसी, 230-32 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 225, 240 टू 242 का टारगेट। लेकिन मेरा डार्क हॉर्स इस साल का पिक है धन लक्ष्मी बैंक। नाम ही बता रहा है आपको, धन और लक्ष्मी का वैभव। ये शेयर 37 रुपए पे है, 900 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके पास बुक जो है 28 हजार करोड़ का बिजनेस है, और 16 हजार करोड़ के डिपॉजिट है।
एडवांसेस इस साल सबसे हाईएस्ट है, और सीडी रेशियो जो सब मीडिया चैनल हाइप कर रहे हैं 74 है। साथ में उसके जो यील्ड्स और इंटरेस्ट है वो बढ़ रहे हैं। इसकी निम्स जो है विल बी द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री इन द स्मॉल स्केल। ये शेयर में कोई प्रमोटर नहीं है, 1 से 1.5 से 2% किसी के पास नहीं है। मेरे को लगता है इस शेयर का भाव 75 रुपए कम से कम होना चाहिए। तो डू योर डिलीजेंस, ये एज ए डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में भी है, हमारे क्लाइंटों को भी दिलाया है। लेकिन धनलक्ष्मी बैंक यहाँ से 75 रुपए का भाव आपको अगली दिवाली तक, इस दिवाली तक जरूर दिखाएगा। क्या बात है, यहाँ से ऑलमोस्ट डबलर धनलक्ष्मी बैंक। और इनफैक्ट आज बैंक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स से वन ऑफ द फाइनेस्ट इन हिस्ट्री आपने बताया, और धनलक्ष्मी बैंक के लिए भी जो फंडामेंटल पिक्चर दिख रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या आप संजीव जी, क्या बैंक्स लेड रैली हो सकती है आज, बाउंस बैक हो सकता है? देखो प्रियंका, 2 चीजें हो रही हैं। एक के यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग है, नाउ नैस्डैक इज 20 पॉइंट्स अवे, S&P इज 20 पॉइंट्स अवे। सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो ग्रोथ आएगी, ग्रोथ आएगी तो यील्ड्स कैन बी लिटिल बिट एलिवेटेड, क्योंकि फेड विल बी मॉडरेशन, क्योंकि फेड इज वेरी हैप्पी अगर ग्रोथ आ जाए और सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। 2, इंडिया में जो ETF सेल ऑफ था वो मोर टू डू विद HDFC बैंक्स ओवर ओनरशिप था। Yesterday, the RBI governor said, I was hearing in Davos, we have put no limit on CD ratio approvals. This is all a media hype. तो आप एक तरफ से चल नहीं सकते। HDFC Bank is the only bank which will not compromise deposit at the cost which they want. It is an international bank. तो आपको अगर लेना है तो ये 1450-60 का भाव ज्यादा देर टिकेगा नहीं, यही ले लीजिए। दूसरा, बैंक्स में ओवरसोल्ड है। इंडस के बैंक रिजल्ट, फेडरल बैंक के रिजल्ट, साउथ इंडिया बैंक्स आर गोइंग टू बी, और अभी तो 45% गवर्नमेंट का कैपेक्स हुआ है, बाकी तो रहना है। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बैंक निफ्टी यहां से 47,500 जाएगा इस एक्सपायरी तक। ठीक है सर, इस एक्सपायरी में अभी ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है और उम्मीद करते हैं पुल बैक 47,500 तक ले जाएगा। जब एक दिन में 2000 पॉइंट टूट सकते हैं तो एक दिन में 1000 पॉइंट बढ़ क्यों नहीं सकते, या 1000 पॉइंट यहाँ से और क्यों नहीं चल सकते, बहुत आसानी से चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया संजीव सर, थैंक यू वेरी मच। और अपनी आप सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए सर, और हम विश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। आपने आज 3 शेयर दिए, एयू बैंक, ONGC, और दूसरा एक जो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा शेयर वो है धनलक्ष्मी बैंक। आप उस पर भी नोटिस कर लीजिएगा। जिसको 1 साल के लिए रखना है वो धनलक्ष्मी पे जाए, जिसको स्विंग ट्रेड करना है वो ONGC या एयू बैंक पे भी जा सकता है। HDFC पे भी सर ने अपनी राय क्लियर करती है। एक काम करें, अभी 7 मिनट है नवरत्न शेयर को, लेकिन ठीक उससे पहले, क्योंकि रिजल्ट्स बड़ी बड़ी कंपनीज के आने हैं, थोड़ी देर पहले आपने रिलायंस चेक किया, अब जरा HUL चेक करा लेते हैं। विनी मोतीवाला मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आपको HUL के नंबर्स का थोड़ा आइडिया दे देंगी, नंबर्स आ कैसे रहे हैं, फिर हम जरा एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। विनी गुड मॉर्निंग, बताएं HUL के नंबर्स कैसे आ रहे हैं? तो बिल्कुल HUL के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है ये टाइम म्यूटेड ही एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 2% का एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड है अराउंड 8.7% पे आएगी, और मार्जिन्स में थोड़ी एक्सपेंशन होगी, 80 बेसिस पॉइंट पे एक्सपेंशन, और मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है अराउंड 24.1% के आसपास एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन्स। भूलिए मत कि यहाँ पे जो उनकी ओवरऑल बात कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ की, वो भी सिंगल डिजिट में ही एक्सपेक्टेड है, लो सिंगल डिजिट, तो 2 से 3% की एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम ग्रोथ में। सिमिलरली हमने यही ट्रेंड देखा था Q2 में भी, तो यही कंटिन्यू रहेगा। फैक्टर्स वॉच आउट करने के लिए हो गए तो एक तो है कि प्रीमियम सेगमेंट का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा करेगा, मास सेगमेंट से ये लास्ट टाइम भी दिखा था। रूरल लोकल प्लेयर्स की क्या कमेंट्री आ रही है वहाँ से, क्योंकि उनकी कंपटीशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन, RM इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो रूरल प्लेयर्स से और लोकल प्लेयर्स, रीजनल और लोकल प्लेयर्स है, बेग योर पार्डन, वहाँ पे उनकी इंक्रीज हो रही है कंपटीशन वहाँ से। उसके अलावा पर्सनल केयर सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है सॉफ्ट डिमांड रहेगी, क्योंकि विंटर का डिले हो चुका था, तो वहाँ पे डिमांड ट्रेंड्स थोड़ी सॉफ्ट है। फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स की सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखेगी, स्पेशली उसका जो हेडविंड्स आ रहा है वो है न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो से। सो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि रिटेल प्राइसेस अभी कम नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वहाँ पे कोई प्राइस कट्स होगी इन टर्म्स ऑफ हॉर्लिक्स के सेगमेंट में। तो इंपॉर्टेंट है कॉमेंट्री क्या है मैनेजमेंट की, ओवरऑल कॉम्पिटिशन फ्रॉम लोकल प्लेयर्स से, रूरल वर्सेज अर्बन डिमांड, क्या रूरल में थोड़ी ग्रीन शूट्स दिख रही है कि नहीं, HFD सेगमेंट पे क्या कमेंट्री आ रही है, और आउटलुक क्या है मार्जिन्स के लिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, विनी ने आपको सारी चीज़ बता दी है। एक्चुअली इसके नंबर्स को ना 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक तो जो पुराना किया है वो नंबर्स आते हैं कि हमने ये किया, ये हमारे मार्जिन्स रहे, ये हमारा प्रॉफिट रहा।
और इनका जो सेकंड हाफ है ना कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, आगे की क्या गाइडेंस है, वो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एचयूएल के नंबर को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आगे आने वाला है ना उसकी वेटेज आप ज़्यादा कर दो कि वहाँ पर कितना अच्छा बोला गया है। तो अगर वो अच्छा बोला गया है ना और आपके पुराने वाले पीछे वाले नतीजे थोड़े ख़राब भी है तो चल जाता है काम। तो इसलिए एचयूएल के नंबर्स को 2 हिस्सों में बांट के चेक करना चाहिए। फिलहाल नंबर्स का अनुमान आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोट कर ले, फोटो खींच ले, जैसे नंबर्स आए तो उस अनुमान को अपने सामने रख लीजिएगा। जैसे आपको नंबर लगे कि हाँ इससे बढ़िया है तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर पाएंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर किसी रिसर्चर की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मोटा मोटी एचयूएल के नंबर्स हमने आपकी स्क्रीन पर रखे। एक काम करते हैं, अक्षय पी भागवत से जरा चेक करवा लेते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है शेयर के अंदर। अक्षय जरा एचयूएल को चेक करना, पावर कितनी है रिजल्ट से पहले। जी हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं अगर पोजीशनिंग देखूं डेरिवेटिव सेगमेंट में अहेड ऑफ द रिजल्ट्स, 2500 के कॉल पुट में कल काफी एक्शन हुआ था ओपन इंटरेस्ट के एडिशंस में। ब्रॉडर आप देखें तो 2600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं एक मान के चल रहा हूँ कि म्यूटेड एक्शन हो सकता है पोस्ट रिजल्ट, हल्का सा आपको डाउनसाइड मिल सकता है पोस्ट रिजल्ट। तो अगर आपको बाय करना है तो मेरे हिसाब से 2500 2550 ये सही रेट रहेंगे, क्योंकि एचयूएल पे 2450 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। रिस्क रिवॉर्ड करंट रेट पे बाय करना सही नहीं बैठ रहा है, तो 2500 वुड बी योर बाय एंट्री पॉइंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि रिजल्ट के बाद एक म्यूटेड प्राइस एक्शन रहेगा। 2600 के ऊपर अगर कुछ सस्टेन होगा तो ही कहाँ मोमेंटम पिक करेगा एचयूएल, नहीं तो मुझे लगता है कि इसको आप अवॉइड करें, थोड़ा सा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के चले, 2500 के आसपास आए तो बाय करें। ओके ऑल राइट, ये तो एचयूएल की बात हुई। एक और इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आने वो अल्ट्राटेक सीमेंट के। शेषा ने एक प्रीव्यू तैयार किया, ये समझ लेते हैं फिर उसे डिस्कस करेंगे। शेषा जी हाँ, अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है अल्ट्राटेक सीमेंट से इस क्वार्टर में। प्राइस हाइक्स लिए थे इंडस्ट्री ने स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर में, जिसके चलते रियलाइजेशंस में करीब करीब 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पर। नवंबर और दिसंबर के महीने में सीमेंट प्राइसेस घटे थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो फिर भी 3% का ग्रोथ देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर। टोटल कॉस्ट में भी कमजोरी देखने को मिली, पावर और फ्यूल कॉस्ट घटे और ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते भी टोटल कॉस्ट में करीब करीब 3 से 5% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। और इसी के चलते ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा, हायर रियलाइजेशंस और लोअर कॉस्ट, जिसके चलते एबिटा पर टन में करीब करीब 20% का उछाल देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो वॉल्यूम्स कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं। 27.3 मिलियन टन्स के वॉल्यूम रिपोर्ट किए हैं थर्ड क्वार्टर में, जो 2.5% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब करीब 5.5% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 16,700 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। ओके तो नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, ये बता रही हैं आशीषा हमें। प्राइस हाइक क्योंकि कंपनी ने लिए थे, रियलाइजेशन बढ़ सकते हैं क्वार्टर बेसिस पे। नंबर्स तो ये बता रहे हैं। एक बार सुमित से समझ लेते हैं। सुमित एक बार चार्ट भी चेक करके बताएंगे, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सुमित कैन यू चेक द चार्ट्स एंड लेट अस नो? जी देखिए अल्ट्राटेक में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, जो 10,500 का जो जोन था और वहाँ पे थोड़ी अभी भी नेगेटिव कैंडल्स बनी हुई है, तो हमें लग रहा है कि 10,100 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर मुझे कोई फ्रेश एंट्री करनी है देन आई विल वेट फॉर द 10,100। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 9,700 जो एक पिछला ब्रेकआउट जोन था वही अब सपोर्ट का काम करेगा। तो वेट एंड वॉच कीजिए, फिलहाल नो ट्रेड जोन में है। तो अगर 9,700 ब्रेक हो रहा है तो फिर लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा जा सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 9,500। ठीक है और राइट, थोड़ा वेट एंड वॉच करके आप इस पे एक पोजीशन लेना चाहेंगे। आयुष कल हमने देखा कि इनफैक्ट कुछ लार्ज कैप्स में थोड़े से स्टॉक्स थे जो वापस बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे। उसमें एल&टी भी एक स्टॉक है 3600 के पास, इनफैक्ट ये आ भी चुका है। क्या यहाँ पर भी एक केस बनता है बाउंस का? डेफिनेटली एल&टी काफी अच्छा लग रहा है। इसमें एक पेनिंग पैटर्न का फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हम इसमें एनी मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो एक ब्रेकआउट लेवल है वो 3620 का है। मुझे लगता है जैसे स्टॉक 3620 जाती है, जो रफली अराउंड 17-18 पॉइंट ऊपर है अभी, तो 17-18 पॉइंट के ऊपर जैसे 3620 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, हम इसमें नए जो लेवल्स हम देखेंगे उसमें 3725 तक के इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3540 का रहेगा। ठीक है, एक बार आप गिफ्ट निफ्टी वापस से दिखा सकते हैं? गिफ्ट निफ्टी इस समय क्या चल रहा है? ऊपर में भी आ रहा होगा और अगर आप साइड में भी कहीं दिखा पाएँ तो इस समय वो मैं इस वजह से, क्योंकि मेरे को गिफ्ट निफ्टी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पता करना है। ठीक है, चलो ठीक है, निफ्टी के टिकारे मैं इसी से काम चला लूँगा। करीब 300 पॉइंट का टिकाना शुरू हो गया है, थोड़ा सेटल हो जाए। मेरे को थोड़ा हेस्टी इसलिए है, संतोष से थोड़ा आप हमारी हेल्प कीजिए
क्या खुलते किसी ऑप्शंस को प्लस कर लें क्या इंडेक्स की, निफ्टी की या बैंक निफ्टी की? कोई है ऑप्शंस तो ज़रा आप चेक करके बता दो कि ये ऑप्शन आप खुलते प्लस कर लेना। कई बार क्या होता है ना सर कि पैसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो मैनेजमेंट में लग गए, यानी कि शेयर्स को मार्जिन्स वगैरह में फिट हुए पड़े हैं, तो कम पैसा है, तो ऑप्शन चाहिए उसके लिए एक। यस डिम्पी, अगर थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होता है या 50 पॉइंट का ओपनिंग होता है तो फिर भी एक आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। अगर 21,500 से 525 के आसपास ओपनिंग होती है तो मेरे हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं आप। अब हम मंथली एक्सपायरी की ओर बढ़ रहे हैं तो आपके लिए रहेगा, आप 21,600 की कॉल को अप्रोच कर सकते हो, जो करीबन अभी हम देखें तो 140 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसमें अप्रोच कर सकते हो। वहाँ पे आपका 100 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा और आप 250 रुपए के टारगेट के लिए इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है सर, स्टॉप लॉस क्या दे रहे हो 21,600 की कॉल का? करीबन अब 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, 250 रुपए का टारगेट रहेगा। ठीक है, 140 ये ना आप लिख लो अभी क्योंकि सेटल हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ, चलो मान लो 21,500, 550, 600 पे भी हम खुल गए ना, तब भी एक कॉल आपके बहुत काम आएगी। खुलते सौदा पंच करने की स्थिति में आप आ जाना। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला कई बार मैटर हो जाता है, इसलिए हम आपको थोड़ा पहले ही नोटिस करवा देते हैं। लिख लो सारा, मैं प्रोड्यूसर से बोलता हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप इसको लिख लीजिएगा। 21,600 की कॉल है इस बार की जैन एक्सपायरी की, 140 रुपये में आपको मिलेगी, आप ले लेना। 250 रुपये का टारगेट है और 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है जी, ये फिक्स हो गया। अगर ना लिख पाए तो आप ये YouTube को थोड़ा पीछे करके, आगे पीछे करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़े, एक चीज़ और भी आज मार्केट के अंदर चल रही है। असल में आज है 19 तारीख, 21 तारीख लास्ट डेट है जी और सोनी के मर्जर की। ये खबर भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़ोर से है कि आज या कल में कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल तो वैसे भी सैटरडे है। तो ट्रेडिंग डे में आज मिलेगा आपके पास या तो सोमवार फिर मिलेगा। तो एक बार ज़रा जी एंटरटेनमेंट पे आपका टेक। सुमित सर, आप ज़रा चेक करेंगे इसको। डिम्पी जी, रेंज अभी भी वही बनी हुई है। देखिए कल के सेशन में भी यही सेम था, 265 के ऊपर अगर वो सस्टेन कर रहा है तो मैं बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। जो गैप पहले फिल करेगा वो करीबन 280 तक जा सकता है। तो देखिए कल भी यही हुआ था, पूरा रेंज रहा था 235 से लेके 260 के बीच में। तो वेट एंड वॉच अभी भी मैं यहाँ पे यही रखूंगा, 265 के ऊपर ही मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर फ्रेश बाइंग देखूंगा। राइट, लेकिन एक्सपेक्ट आप प्री ओपन में जो देख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर टॉप गेनर आपको HDFC बैंक दिख रहा है 4% की रिकवरी के साथ। ठीक है, सेटल होने देते हैं भाव को, लेकिन इस वक्त 9 के नवरत्न आज शेषा लेके जुड़ी है हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं। शेषा, कौन से होंगे वो 9 स्टॉक्स? जी हाँ, आज 9 के नवरत्न में सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक होगा। जाहिर तौर पे कल नतीजे मार्केट आवर्स के बाद आए थे, नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए। स्लिपेजेस का एक फैक्टर है जिसके चलते शायद नेगेटिव एक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि हायर स्लिपेजेस, इनफैक्ट मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी उससे भी बढ़कर स्लिपेजेस आए, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये वन ऑफ इम्पैक्ट है और नेक्स्ट क्वार्टर से ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इंडसइंड बैंक पर नतीजों के चलते आज एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे स्टॉक में दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं। एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है MK से, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, ऐड की रेटिंग दी है और 2600 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि फिनॉल एसीटोन डाउनस्ट्रीम इस सेगमेंट के चलते बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा ये सेगमेंट। कैपेक्स प्लान्स भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते भी ग्रोथ काफ़ी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। 2600 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है MK ने। इसके अलावा अनंत राज, इस पर भी अपनी नजर रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने QIP बंद कर दिया है। फंड रेजिंग प्लान्स जो थे वो अब हो चुके हैं, अलॉटीज के नाम आ चुके हैं और काफी मार्की इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला इंश्योरेंस जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम आते हुए नजर आए। फंड रेजिंग प्लान्स और इन अलॉटीज के अच्छे नाम आए, जिसके चलते अनंत राज में भी आज एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूनावाला फिनकॉर्प, काफ़ी अच्छे नतीजे आए इस काउंटर से भी। नेट इंटरेस्ट इनकम में 65% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 45% का उछाल, काफ़ी अच्छे नतीजे, जिसके चलते पूनावाला फिनकॉर्प में भी एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा रैलिस इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई नजर आई है। एक्सेस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, लेकिन रेड्यूस के साथ इनिशिएट किया है कवरेज। नेगेटिव रिपोर्ट है, बेरिश रिपोर्ट है।
₹230 प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है इस जंक्चर पर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है, ग्लोबल मैक्रो कंसर्न्स के लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी म्यूटेड नजर आ रहा है। तो बेरिश रिपोर्ट है, ₹230 प्रति शेयर का टारगेट दिया है रेड्यूस रेटिंग के साथ। इसके अलावा मेट्रो ब्रांड्स की बात करते हैं, अनुमान से कमजोर नतीजे आए हैं यहाँ पर। टॉप लाइन पर 6% का ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन बॉटम लाइन पर काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है इस क्वार्टर में। मार्जिन्स में कमजोरी देखने को मिली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके चलते मेट्रो ब्रांड्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा आरईसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का सोलर रूफटॉप प्रोग्राम है, जिसके चलते आरईसी को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। इस ऑब्जेक्टिव के चलते कंपनी 40,000 मेगावाट की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी इंस्टॉल करेगी 2026 तक। तो बड़ा ऑर्डर है, जिसके चलते आरईसी में भी आज एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो एमके की इस केमिकल काउंटर पर भी रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज खरीदारी की राय के साथ और ₹750 प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एमके का मानना है कि डिमांड रिकवरी जो केमिकल सेक्टर में देखने को मिल रही है, उसके चलते इस कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और यूरोप +1 स्ट्रैटेजी का भी बेनिफिट इस काउंटर को देखने को मिलेगा। तो आरती इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय और ₹750 प्रति शेयर का टारगेट देखने को मिला। इसके अलावा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज जेके टायर की बात करेंगे, जहां डैम कैपिटल से रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है। खरीदारी की राय के साथ और टारगेट प्राइस बढ़ा उछाल देखने को मिला। ₹415 प्रति शेयर का जो टारगेट था, वो अब बढ़ाकर ₹615 प्रति शेयर कर दिया है डैम कैपिटल ने। उनका मानना है कि मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं यहाँ से, डेट रिडक्शन भी होगा, जिसके चलते कंपनी के वैल्यूएशन मल्टीपल्स बढ़ सकते हैं और अर्निंग्स अपग्रेड भी देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब ₹615 प्रति शेयर जेके टायर पर। ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ है, सारा कॉम्बिनेशन आपने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ निमेश ठाकर भी बन गए, बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए आई, उनसे भी बात करते हैं। निमेश, मॉर्निंग, आपका इंतजार कर रहे थे काफ़ी समय से ये समझने के लिए कि इस वक्त केमिकल स्पेस को कैसे ट्रीट करना चाहिए। थोड़ा सा जो गेन्स दिसंबर में हुए, वहाँ से बात ये हो रही कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे, इसलिए स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं। लेकिन अब जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहाँ दीपक नाइट्रेट पे एमके की हों, उन्हें दिखता है मार्जिन एक्रेटिव एक्सपेंशन दिख रही है। आरती पर भी उनकी एक रिपोर्ट है, वहाँ पर भी उनकी विजिबिलिटी बेटर दिख रही है। आप इस वक्त केमिकल स्पेस पे व्यू बनाएंगे क्या खरीदारी का? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। डेफिनेटली केमिकल स्पेस के अंदर मेरा मानना है कि सिलेक्टिव केमिकल काउंटर है, जहां पर हम लोग जो है वो एक रिकवरी देख रहे हैं और नॉट ब्रॉड स्पेस के सभी केमिकल कंपनीज जो है वो अच्छी चलेगी, बट मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव काउंटर के अंदर डेफिनेटली एक जो विजिबिलिटी है वो बेटर बन रही है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो वैल्यूएशन कंफर्ट है ये लेवल पे। अगर ये मार्केट के अंदर बात करें तो मार्केट ऑलरेडी काफी महंगा है और जहां पर हम लोग वैल्यूएशन सर्च कर रहे हैं तो केमिकल स्पेस के अंदर जो है वो एक ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट जोन पे है। तो मुझे लग रहा है कि दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्री दोनों में जो है एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बाइंग कर सकते हैं। बट जो रिकवरी होगी वो मुझे लग रहा है कि वी शेप रिकवरी नहीं होगी, एक स्लो रिकवरी होगी। बट ऑल ओवर जो है वो यहाँ से वर्स्ट इज ओवर ऐसा लग रहा है और यहाँ से ग्रेजुअल रिकवरी हम लोग देख रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो रहा केमिकल स्पेस में सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, पूरे स्पेस के लिए एक व्यू नहीं बना सकते, ये निमेश का कहना है। लेकिन एक स्टॉक जो आज फोकस में होगा वो है जी एंटरटेनमेंट का, क्योंकि जी और सोनी के मर्जर डील पर आज सोनी की बैठक भी है आज, और इनफैक्ट ये एक एक्सटेंडेड टाइमलाइंस भी हैं। बैठक में सोनी क्या फैसला ले सकता है, कल भी कुछ अपडेट आए थे। अंकुर मिश्रा हमारे साथ रीसेंट अपडेट्स के साथ जुड़े हैं। अंकुर, बताएं। जी हाँ, जी सोनी मर्जर पे एक फाइनल कॉल बहुत ही जल्द ली जा सकती है और हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि सोनी इस मुद्दे पे बैठक करने वाला है और वहाँ पे चर्चा होगी कि इस मर्जर पर आगे बढ़ा जाए कि नहीं। जो एक महीना था गुड फेथ में बात करने का, वो 20 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। आपको हम याद दिला दें कि 2 साल तक इस मर्जर को कंप्लीट करने का एग्रीमेंट था, जो कि 21 दिसंबर को एक्सपायर हो गया। और जब ये मर्जर उस टाइमलाइन तक कंप्लीट नहीं हुआ तो दोनों पार्टीज ने एक मर्जर एग्रीमेंट में क्लॉज के तहत
बातचीत जारी रखी कि इस टाइमलाइन को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं। हालांकि सूत्र में ये बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ है। हम लगातार ईटी नाउ स्वदेश पे हम दर्शकों को बता रहे हैं कि दोनों पार्टीज में इस मामले पर कोई भी कदम आगे बढ़ाया नहीं गया है। पुनीत गोयनका जी ने एक कंडीशनल ऑफर जरूर दिया था स्टेप डाउन करने का जो मर्ज एंटिटी से, लेकिन वहां पर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो ऑल इन ऑल अभी बात नहीं बनी है। अब फाइनल कॉल जो है वो सोनी को लेनी है। अब देखना ये होगा कि लास्ट मिनट कोई ट्विस्ट आता है या फिर सोनी फाइनली कॉल लेता है कि किस तरफ ये मर्जर जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुर ये जानकारी देने के लिए। देखिए 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 21 तारीख को, यानी कि 20 तारीख कल। पहले तो खबर ये भी थी कि टर्मिनेशन लेटर तक लिखा गया है इस सौदे को ख़त्म करने के लिए, फिर बाद में फ़ीस का क्लॉज भी है, तो बहुत सारे एंगल्स है इसमें। लेकिन और कुछ हो ना हो, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि कम से कम 50 रुपये के मूवमेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा अब जी एंटरटेनमेंट में अगले 24 घंटे के अंदर ही। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये शेयर कम से कम 50 रुपये चलेगा, या तो ये 300 पार करेगा या तो 200 आएगा। मर्जर टूटा 200 ज़रूर पहुंचेगा, मर्जर हिट हो गया, चल गया, काम बढ़ गया आगे, तो 300 भी ज़रूर होगा। तो ये 2 पॉइंट्स के साथ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं एक काम करता हूँ, जरा एक निमेश से और आइडिया ले लेता हूँ, इन पे उनका टेक क्या है। निमेश जी जरा जल्दी से आप बता पाएंगे जी पे आपका टेक क्या है? देखिए, जहां तक मर्जर की बात है, मुझे लग रहा है जो क्लोज की बात है वो क्लोज के अंदर 3 टाइम वो जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा क्लोज है। तो शायद एक बार और भी एक्सटेंशन आ जाए और सेकंड थिंग मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पार्टी है वो चाहती है कि मर्जर हो, इसीलिए एक बीच का रास्ता ढूंढ रही है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर यहाँ से व्यू मेरा जो है वो बुलिश है। मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी डीप आता है तो जी के अंदर बाई करना चाहे इसके सोनी के साथ मर्जर नहीं होगा तो कोई दूसरी कंपनी रेस के अंदर आ सकती है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टी चाहती है कि मर्जर हो, तो व्यू मेरा बुलिश है जी के अंदर। राइट, बढ़ते हैं आगे। कुछ और ब्रेकआउट स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं कल, क्योंकि हमने देखा कि टायर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था, टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आए थे, दोनों में ब्रेकआउट। लेकिन एक स्टॉक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इसके भी नंबर्स अच्छे आए और यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को एक बार डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे अक्षय? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ट सेटअप है। अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हो तो कल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी देखने को मिला, वॉल्यूम्स भी अच्छा पिकअप हुआ डे ट्रेडिंग में। 250 का जो स्विंग हाई था रिसेंटली देखने को मिला था, वो आपका टारगेट एरिया बनेगा। सपोर्ट एरिया है 225, सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस बनाइए और 250 का टारगेट बना के चले। ठीक है, हम करीब आज 150 पॉइंट के गैप के साथ खुल रहे हैं 21,600 के ऊपर। 21,500 मार्केट ने अच्छे से बचाया, हालांकि इसका स्टॉप लॉस तो नीचे है, बट फिर भी आज आपको गैप का फ़ायदा मिल जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 21,600 की संतोष सर ने आपको कॉल्स दिलवाई हुई है 140 पे। अगर मान लो 150 पे भी मिलती है ना तो आप देख लेना, इसके अंदर टारगेट करीब 250 है और 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर कहीं ज़्यादा महंगी मिल रही है तब छोड़ देना, तब हाथ मत डालना, क्योंकि प्रीमियम फिर आर्टिफिशियली राइज होके आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आज बढ़ने वाले शेयर्स में, अगर आप पहले मार्केट की स्क्रीन को, इस समय फ्री स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आईटी वाले शेयर्स हैं आज भी, जैसे एलटीआई माइंडट्री कल टूटा लेकिन आज रिकवरी मोड में एक ही दिन में आ गया, ये करीब 1.5% ऊपर खुल रहा है। टेक महिंद्रा कल की अच्छी क्लोजिंग, आज की अच्छी ओपनिंग है। इसके अलावा एक और शेयर है आईटी का जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है विप्रो, साथ में टीसीएस भी है, तो इन सबके पास करीब करीब 1% तक की बढ़त है। इसके अलावा जो शेयर है एचडीएफसी बैंक, सबकी नज़र इसी पे है कि ये क्या करेगा। एडीआर के अनुसार ये भी आज गैप के साथ ही खुल रहा है, वो करीब गैप है 1 से 1.25% का। इस 5-6 शेयर जो मैंने आपको नोटिस कराया, इसमें एचडीएफसी प्लस कुछ आईटी कंपनीज है, इसमें रिलायंस नहीं है। आज उसके नंबर्स हैं, शायद वो पूरी तरह से रेंज में काम करें, देखते हैं क्या करेगा। एचडीएफसी ने भी कुछ ऐसे ही किया था, रिजल्ट से पहले एक रेंज में था। 40 सेकंड बाद जब मार्केट खुलेगी तो उसमें आपको कुछ कमज़ोर शेयर भी मैं बताता हूँ। एक शेयर अपोलो हॉस्पिटल है जो कि लाल निशान में खुल रहा है। वैसे 50 में से आज 49 शेयर्स में जो टिक आएगा, या तो वह हरे निशान में आएगा या तो फ्लैट हो रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है कि बाजार के अंदर रिकवरी के अंदर बहुत सारे शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये फर्स्ट साइन है। दूसरा, पहले 5-7 मिनट थोड़ा लीडरशिप चेक कर लेना। ये 21,600 की कॉल इसलिए मैंने आपसे पता करवाई थी ताकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होके फटाफट से 2, 5, 10, 20, 50 हज़ार लेके तो आओ एक बार मार्केट से, उसके बाद फिर और शेयर भी हम पकड़ेंगे। और भसीन जी ने जो आपको शेयर बताया उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, ओएनजीसी और
AU बैंक है। बाजार की बेल रिंग हुई है, 150 पॉइंट का ही पहला टिक है और उसके बाद अभी बाजार 21,600 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। स्क्रीन पर सारे शेयर्स आपके आते रहेंगे, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। ये अच्छा साइन है कि 1500 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। कल भी एडवांस डिक्लाइन उतना खराब नहीं था। 350 शेयर अभी आपको, अब 350 पॉइंट माफ कीजिए, बैंक निफ्टी पे ऊपर है। ये 46,000 के लेवल को पार कर चुका है स्पॉट में, तो करीब 150 पॉइंट का हो रहा है, तो 40-150 फ्यूचर्स में आ गया होगा। आपको मैं जरा स्क्रीन पर जल्दी दिखाता हूँ कि टॉप गेनर्स बाजार की हेल्प कौन कर रहा है। टेक महिंद्रा हेल्प कर रहा है, LTI हेल्प कर रहा है, विप्रो हेल्प कर रहा है। ये 3 तो IT की कंपनीज हो गई। बैंक में HDFC पुल बैक मोड में आया है, बट जिस स्पीड से टूटा है उस स्पीड से पुल बैक नहीं है। 1.5% ये भी ऊपर है, ये अच्छा साइन है कम से कम। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी आज करीब 1% ऊपर है। ये कुछ एक शेयर है। ONGC जो बसीन जी ने बताया था वो भी आज ऊपर है। आज इन्फोसिस भी 1% ऊपर है और इन्फोसिस का चार्ट देख के मेरे को थोड़ी देर पहले ऐसा फील हुआ कि शायद ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट ना बन जाए, इसलिए कार्यक्रम के दौरान एक बार हम ONGC भी पता करेंगे एक्सपर्ट से। ICICI बैंक भी आज ऊपर आया हुआ है और इसके अलावा एक और शेयर है बजाज फाइनेंस, ये भी करीब 1% ऊपर है। तो ये सभी शेयर आपको स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और आप देख रहे होंगे जहां पर हमने गैप के साथ ओपन किया ना, वहां पे हम रुक गए। 150 पॉइंट गैप के साथ किया, वहां पे रुक गए। 1700 शेयर एडवांसेस के साथ है। बाजार थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद इन सभी चीज़ों को ऊपर करके यानी कि रिकवरी में फास्टिंग करा सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 21,800 मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया भी है। पहले 650 फिर 800 ये रेजिस्टेंस वाले एरियाज भी हैं। थोड़ा इस पे भी आपको नोटिस करना होगा। कमज़ोर के शेयर्स भी, वीकनेस वाले भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल फ्लैट है और हिंडाल्को ऑलमोस्ट इस समय फ्लैट हो चुका है। तो इंडसइंड बैंक इकलौता ऐसा शेयर है जो कि 1 से 1.5% की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। ये नंबर्स का इम्पैक्ट आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। हीट मैप एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, फिर उसके बाद छोटे मझोले शेयर्स के साथ आज मेहमान क्या कर रहे हैं ये आपको प्रियंका बता देंगे। हीट मैप अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। खैर इस बीच आपको मैं 1-2 शेयर और बता देता हूँ, रेलवेज़ के और ITI के। ITI एक और शेयर है, शुरुआत में फिर से स्पीड पकड़ी हुई है, इस पे ध्यान रखिएगा। होम फर्स्ट के अच्छे नंबर आए थे, ये 4% ऊपर है, दिखाते ये स्क्रीन पे फटाफट। और इसके अलावा हुडको भी आज फिर से चल रहा है। इसके अलावा ईज माई ट्रिप के भी नंबर्स का रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। टेक महिंद्रा तो मैंने आपको ऑलरेडी IT में नोटिस करवा दिया। एक और शेयर IT का कम चर्चा में होता है बट वो शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा है इस बार पुल बैक में। उस शेयर का नाम है FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के नाम से। ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ऊपर के 3 शेयर 4 में से IT के हैं और लास्ट में जो कमज़ोर शेयर है इंडसइंड बैंक का। स्क्रीन ज़्यादा हरी है, अच्छा है, 170 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। 650 के रेजिस्टेंस को पहले पार करना होगा, फिर 800 भी आपको मार्केट दिखाएगा। तो इसलिए 2 रेजिस्टेंस एरिया आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 21,600 की कॉल का फ़ायदा उठा रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। प्रियंका ठीक है, आप मिड कैप में भी देखें तो पूनावाला के ज़बरदस्त नंबर्स आए और वहाँ पर आप देखें तो टॉप गेनर 4% की मूव आपको पूनावाला फिनकॉर्प पे दिख रही है। और इनफैक्ट दूसरे काउंटर्स में JSW एनर्जी, इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स, पावर और एनर्जी स्पेस से भी आपको इनफैक्ट सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। REC जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पर मूव है। जाइडस लाइफ साइंस कल भी अच्छा चल रहा था और आज में भी इसमें आपको 2% की मूव दिख रही है। जितने भी गैस काउंटर्स हैं, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस काउंटर्स हैं, इनमें अच्छी मूव है। GSPL भी आपको इस वक्त 2% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है और फिर से ऑयल प्रोड्यूसर और ऑयल रिफाइनरी में अगर ONGC तेज है तो ऑयल इंडिया में भी आपको अच्छी मूव दिख रही है। वीक कौन से नंबर्स है मिड कैप में? डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस पर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आ रही है बट लेट इट बी कंफर्म, लेकिन फिलहाल इस पर रिएक्शन तो दिख रहा है, स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। 2-2.5% खुलने के बाद से वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिक्सॉन टेक, OFSS बड़ी मूव, लगभग 30% चल चुका है पिछले सिर्फ 2 दिनों में। इसमें लगभग यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहां दिख रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुकिंग है। जी एंटरटेनमेंट भी अभी फ्लैट टू नेगेटिव काम कर रहा है। देखना होगा, वॉच आउट करना होगा बोर्ड बैठक में क्या निकल कर आता है उसके बाद ही, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है, बहुत ही ट्रेडर फैंसी काउंटर्स भी है। स्मॉल कैप में देख लेते हैं कि वहां पर इस वक्त कौन से स्टॉक्स में मूव है। मेट्रो ब्रांड्स के नंबर्स आए, नंबर्स के बाद रिएक्शन। टॉप लूजर इस वक्त स्मॉल कैप का मेट्रो ब्रांड्स है, 5% की गिरावट वहां है। KC इंटरनेशनल थोड़ा सा वीक है और कुछ शुगर काउंटर्स में भी आपको वीकनेस दिख रही है। बढ़ने वाले काउंटर्स में मीडिया काउंटर्स इस वक्त सबसे तेज दिखाई दे रहे हैं और साथ ही फर्स्ट सोर्स की आपने बात की और कुछ इजी ट्रिप जैसे काउंटर। लेकिन बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये लगातार मूव पे है, अगर आप इस काउंटर को देखें तो ये अच्छी मूव के साथ भी चल रहा है। तो ये तो हुए ओपनिंग ट्रिगर्स। एक बार क्विकली हमारे एक्सपर्ट से आज के ओपनिंग ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? बैंक्स और फाइनेंस होंगे क्या रडार पर?
बैंकिंग फाइनेंशियल तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा कैपिटल स्पेस पे नजर है। बीएल मैंने मॉर्निंग में दिया था, वहाँ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब मैं दिग्गज एलएनटी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 3600 के कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 3660 का टारगेट रहेगा और 3600 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3660 का टारगेट, ओके फाइन। तो ये तो रहा आपका ओपनिंग ट्रेड। इस बीच कुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय और सुमित आपके पास भी आते हैं, लेकिन क्विकली कुश को भी शो में शामिल करता है। कुश, मॉर्निंग आपका ओपनिंग ट्रेड क्या, आपका बाजार खुलने के बाद ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? प्रियंका, यहाँ पे मुझे इरकॉन इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। आज अगर आप देखें तो 1% की ओपनिंग हुई है और मेंटेन भी कर रहा है उससे। तो यहाँ पे 212 और 218 के दो टारगेट्स हैं, इसके हिसाब से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। 200 का जो लेवल है वहां पे अच्छा सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है एंड द मूव इज आल्सो ऑन वेरी फर्म फुटिंग। तो इरकॉन इंटरनेशनल इज ऑन माय रेडार। इरकॉन इंटरनेशनल आपका ओपनिंग ट्रेड, आपका क्या होगा अक्षय भागवत ओपनिंग ट्रेड? ओपनिंग ट्रेड आईआरसीटीसी होगा। 3 दिन थोड़ा कंसोलिडेट किया, वापस मोमेंटम पकड़ा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला काउंटर है। 947 का रेट है, 980 का टारगेट बना के चले और आप 935 का स्टॉप लॉस बनाइए। ठीक है सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड? एमजीएल पे ध्यान रखिए। देखिए काफी अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 1327। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। आज के लो का जो करीबन 1313 का है, हमें लग रहा है कि 1360 तक यहाँ पे स्टॉक का मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, तो सारे ओपनिंग ट्रेड्स हमारे पास आ गए हैं। रेलवे काउंटर्स और साथ ही गैस काउंटर्स, यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट दिख रही है। डिम्पी, आप कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल। खैर इस बीच में मार्केट्स के ना इस इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार देखता हुआ देख रहा हूँ। 21,650 आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और आज आपको संतोष सर की अगर कॉल ध्यान होगी तो उन्होंने पहला टारगेट दिया था 21,650 का। संतोष सर, आपने जो टारगेट दिया वो तो लग गया, स्क्रीन पर आ गया। अभी और चलेगा क्या मार्केट? 190 पॉइंट हो गया। 150 पॉइंट पे हम खोले थे, 40 पॉइंट तो खोलने के बाद जोड़े हैं सर हमने। 21,650 एक इंपॉर्टेंट लेवल है 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो फिर शॉर्ट कवरिंग और बन सकती है। फिर शायद हम 21,750 770 की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आज अगर 21,650 पे अटकता है तो एक वापस से सेलिंग का रिस्क भी हो सकता है। तो वेट कीजिए 21,650 के आसपास निफ्टी का कैसा बिहेवियर रहता है, उसके बाद हम आगे का ट्रेड लेंगे। ये 650 वाले लेवल की इंपॉर्टेंस सर ने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो इसलिए जिनके पास भी कल का ट्रेड बीटीएसटी किया हुआ है, अगर वो चाहें तो 170-80 पॉइंट कम नहीं होते हैं निफ्टी के अंदर। अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और हमने आपको इंट्राडे चार्ट, सुबह जो आपको चार्ट दिखाते हैं, कल और आज हमने दोनों दिन ही आपको निफ्टी प्लस करवाई है। और कल जो ओपनिंग हुई थी उसके ऊपर बंद हुए थे, आज तुमने गैप मिला, तो 2 दिन में तो आप ऑलरेडी निफ्टी से भी हमारी तरफ से भी प्रॉफिट में आ ही चुके होंगे। खैर एनी हाउ आगे बढ़े। एक शेयर मैंने आपको शुरुआत में नोटिस कराया था कि हुडको फिर से चल रहा है, 7% ऊपर आ चुका है। कुछ जरा हुडको को देखिए कितना और चलेगा ये। ये स्टॉक मेरे रेडार पे भी था आज सुबह भी और पिछले कुछ दिनों से। अच्छा मूव है, ओवर हीटिंग की तरफ जा रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर 155 और 160 के टारगेट से कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो मोमेंटम राइड करने के हिसाब से बिल्कुल इन लेवल्स के लिए एंटर कर सकते हैं। 142 के करीब स्टॉप लॉस लेके चलें। बट जैसा मैंने बताया ओवर हीटिंग की तरफ जा रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। फिर जब डिप स्टॉक में आएगा इन लेवल्स के बाद, तब हम फिर से री एंट्री करेंगे एक अच्छी डिसेंट क्वांटिटी के साथ। बट अभी क्वांटिटी कम रख के इसमें जो अपसाइड है उसको अभी भी राइड किया जा सकता है। एक ना कंपनी है होम फर्स्ट, जिसके नंबर्स आए हैं, ये करीब 4% ऊपर है। ये नंबर्स का रिएक्शन ख़त्म हो गया क्या? एक बार अक्षय आप इसको चेक करेंगे होम फर्स्ट को। ये नंबर्स के बाद का रिएक्शन था, 4.5% शेयर ऊपर आ चुका है। कि अभी इससे बाहर आ जाए या फिर कैसे करें ट्रेड इस पे अभी? जी होम फर्स्ट में अगर आप चार्ट का एक्टिविटी देखें तो 1060 एक ट्रेडिंग रेजिस्टेंस है। वहां से थोड़ा सा ओपनिंग के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिला है। तो थोड़ा सा मुझे डे ट्रेडिंग पे यहाँ पे डाउट है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट करा है। तो डे ट्रेडिंग के लिए 1060 पार करने दे। अगर आपके पास पोजीशन है तो एक बार आप शॉर्ट टर्म वाले बुक कर ले। बाकी पोजिशनल ट्रेड है तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आध दिन कंसोलिडेशन या हल्का प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 1150 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं।
ऑलराइट, एक बार फुटवेयर काउंटर्स को भी देखते हैं। मेट्रो ब्रांड के नंबर्स के बाद वहां बहुत शार्प रिएक्शन है, लेकिन एक्सपोर्ट फिगर्स आप देखें तो दूसरे जो फुटवेयर कंपनीज हैं, लिबर्टी वो ऑलरेडी मूव दिखा चुका है, बाटा अब इस वक्त आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई स्पेस से स्टॉक होगा जो रडार पर आ रहा हो, सुमित? सबसे पहले तो मेट्रो का जो भी आपने बात किया, तो मेट्रो के चार्ट्स तो अभी भी वीक लग रहे हैं, गैप डाउन हुआ है नो डाउट, लेकिन ये एक रिकवरी देके मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे एग्जिट का ही चांस देखना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 1225 वो 2 दिन पहले ही ब्रेक हो चुका है, तो एग्जिट का ही यहाँ पे नजरिया रहेगा। दूसरा जहाँ पे बाटा आप देखिए, बाटा ने भी 1540 का कल अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पिछला लो था जहां से बाउंस किया था, तो मुझे अभी भी ये स्पेस में कहीं पे एंट्री या फिर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस बीच दोनों वो काउंटर्स, नेशनल एल्यूमिनियम और हिंद कॉपर, इन दोनों पर जो अर्जेंटीना के साथ कुछ नई माइंस की जेवी की न्यूज़ थी, वो फिर से उस न्यूज़ का इम्पैक्ट दिख रहा है। दोनों स्टॉक 2 दिन की वीकनेस के बाद अब फिर चलना शुरू हो गए हैं। कोई व्यू होगा नाल्को या हिंद कॉपर पे, कुछ? प्रियंका देखिए, बहुत एनकरेजिंग सेटअप तो है नहीं। अगर मैं हिंद कॉपर की बात करूं तो अभी भी अपना जो शॉर्ट टर्म एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है एंड हैज बीन अंडर बिट ऑफ प्रेशर। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका 262 का जो लेवल है, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, ये क्रॉस होगा, फिर हम कंसिडर करेंगे फ्रेश एंट्री लेनी है या नहीं, बट अदरवाइज फिलहाल के लिए इसको बस वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें। नाल्को स्लाइटली बेटर, द सेटअप इज स्लाइटली बेटर, अपने एवरेजेस का सपोर्ट लेके कल स्टॉक ने रिबाउंड किया था, लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं तो एक रेंज में ही है एंड कहीं कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शनल प्ले नहीं दिया है। तो दोनों ही स्टॉक्स रेडार पे रखें, नाल्को स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन हिंद कॉपर, बट अदरवाइज कोई ट्रेड यहाँ पे फिलहाल मुझे सेटअप होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ओरेकल फाइनेंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आज भी करीब 5% ऊपर है। कल अच्छा मूव दिखाने के बाद ये शेयर और चल रहा है। नोटिस कीजिएगा, जिनके पास है सो है, अब जिनके पास नहीं है सो नहीं है, अब क्या करें। तो रिजल्ट से पहले हालांकि हमने तो 2-4 बार डिस्कस करके आपको काफ़ी सारे ये बार शेयर बताया भी था, और एक बार तो मैंने भी सुबह आपको ये शेयर दिया था, सुबह 8 बजे जब हम आपको शेयर्स देते हैं उसमें एक बार हमने आपको ओरेकल फाइनेंस भी दिया है, कुछ दिन पहले मैंने आपको वो प्लस करवाया था। हालांकि मेरे को भी नहीं पता कि रिजल्ट्स के बाद ही इस तरह का रिएक्शन दिखाएगा। 2 दिन में 40% रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, कई बार तो ट्रस्ट भी नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, इसको अब छोड़ देते हैं। इसमें अब हमको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इसमें ट्रेड किया जाए। हाँ, कुछ एक और शेयर्स भी मिल रहे हैं जिसमें मूवमेंट पिछले दिनों से मेरे को वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो नज़ारा टेक। एक बार ज़रा दिखाएंगे नज़ारा को, शेयर को। ये 3% शेयर ऊपर है। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो धीरे धीरे करके ना अपने वॉल्यूम से और अपने पैटर्न से सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक बार ज़रा नज़ारा टेक पे आपकी रिकमेंडेशन, संतोष सर एक बार ज़रा आप चेक करो नज़ारा टेक। टेक का चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, और इसमें आप देखो तो कल कुछ मार्केट इन्वेस्टर्स के नाम भी आए थे इस कंपनी में। सो मुझे लगता है स्टॉक का आगे जाके एक बड़ी तेजी बन सकती है। कल जो लो लगाया है एक अच्छे अब बेस बन चुका है जो 865 के आसपास का है, तो पोजिशनल बेसिस पे इसको अप्रोच कीजिए। 850 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ऊपर में 1100 से रुपए के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं, तो इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के बजाय थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू रख के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एक अच्छी बात ये हो रही है कि मार्केट ने अपना ये जो 21,650 वाला लेवल है ना, उसको एक बार टेस्ट किया, रुका, फिर से पार कर रहा है। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि 21,650 के ऊपर ही आप ना केवल क्लोज करोगे बल्कि थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द संतोष सर से भी हमने यही बात अभी पता की है। कल ना आपको चलते चलते हमने एक शेयर के बारे में नोटिस कराया था, प्रताप स्नैक्स के बारे में। आपको ध्यान होगा बाद में खबर मार्केट में ये आ रही थी कि हल्दीराम इसमें मेजॉरिटी स्टेक ले सकता है। ध्यान है आपको प्रताप स्नैक्स? कल ये ऐसा लग रहा था कि ये बाजार अगर आप 2 मिनट और खोल दो तो 20% का सर्किट लगा देगा, लेकिन आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा? क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं आया, इसलिए। क्या रिजेक्शन आ गया इसलिए? रिजेक्शन तो आया नहीं, क्लैरिफिकेशन तो आया नहीं। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है ना, लास्ट मिनट पे जो एक्शन हो रहा है ना, मेरे को उस पर हमेशा डाउट रहता है, जो कल इसके अंदर हुआ। अब आप इसको इंट्राडे दिखाओ 1 मिनट के लिए, जरा वीकली हटा दो, आप इसका इंट्राडे दिखाओ। कल ऐसा पागलपन क्यों था लास्ट में, और अभी ऐसा शुरुआत क्यों नहीं हुई? तो एक बार जरा इसके बारे में और पता कर लेते हैं। इस पे जरा हमारी हेल्प करेंगे सुमित मूलचंदानी। सुमित जी, कल आपने वॉल्यूम देखा, आज शेयर अभी ये रेड से वापस हरे निशान में आ रहा है, क्या है कल का रिपीट टेलीकास्ट करेगा या फिर रुकेगा? मेरे बोलते बोलते करीब 10 रुपए तो ऊपर आ चुका है।
डिम्पी जी, यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है। एक अपर ट्रेंड लाइन का जब आप ड्रॉ करेंगे तो ब्रेकआउट आया हुआ है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर किसी के पास भी बाइंग पोजीशन है, आप बने बने रहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखूंगा, क्योंकि कल के सेशन में काफी अच्छा एक गेनिंग था। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मैं यहाँ पे अभी भी 1290 का देखूंगा। अब यहाँ पे अगर वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, तो जो इसका पिछला हाई था, जो लगा था करीबन अप्रैल 2018 में, अब वही लेवल्स यहाँ पे क्रॉस होने की तैयारी है। तो वीकली क्लोजिंग अगर यहाँ पे मुझे दे देता है 1400 के लेवल्स के ऊपर, तो बिल्कुल एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होगी। तो बने रहने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1290। ओके, ठीक है। प्रताप स्नैक्स पे जो खबर थी कल, उसका एक इम्पैक्ट था। हल्दीराम सुन पे उनमें इसमें एक स्टेक बैक कर सकता है, लेकिन आज वो फ्रिजल आउट हो रही है, या फिर आप थोड़ी क्लैरिटी और चाहिए स्ट्रीट को इस पर। लेकिन इस बीच आईटी स्टॉक्स में अच्छी मूव है, और इनफैक्ट आप स्टॉक्स लाइक बिरला सॉफ्ट को देखें, उनमें अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। टेक महिंद्रा में अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट ओएफएसएस तो अभी डिस्कस कर ही रहे थे डिम्पी। तो आईटी काउंटर्स में इस वक्त कोई और काउंटर आप ऐड करेंगे? बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स, या फिर टेक महिंद्रा लार्ज कैप्स भी चूज कर सकते हैं आप, अक्षय? जी, यहाँ पे अगर आप विप्रो देखें तो विप्रो रिजल्ट के बाद बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। 500 प्लस 520 प्लस लेवल्स देखने को मिले थे। वापस जो ब्रेकआउट का स्तर था 480, वो रिविजिट करके बाउंस बैक या उछाल करने की कोशिश में। तो विप्रो मेरा कैंडिडेट रहेगा आईटी स्पेस में। 489 का करंट मार्केट रेट है, वापस 520 तक जाने की क्षमता रखता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। सपोर्ट बेस है 470 के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट 520 से 525। ओके, तो विप्रो में एक अच्छा बाउंस बैक आपको दिखता है। इनफैक्ट बाउंस बैक वापस अब आपको एफएमसीजी काउंटर्स में भी वापस दिख रही है तेजी, और आईटीसी जैसे काउंटर जो 470 के पास इनफैक्ट नीचे स्लिप हो गया था, वहां वापस आ गया है। इसका क्या रेंज होगी इसकी, अगर यहाँ पर कोई एंटर करता है तो, संतोष? आईटीसी तो मुझे लगता है करंट लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी का मोमेंटम बनना चाहिए, ओनली एक बजट से कोई नेगेटिव सरप्राइज ना है, बट मुझे लगता नहीं कुछ आएगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम में है। कल का जो लो लगा है इसमें भी 455 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएटली 480 तक के टारगेट नजर आते हैं, और 480 क्रॉस करता है तो शायद ये स्टॉक 500 रुपए की ओर भी बढ़ने की कोशिश करेगा। सर, मैं आपको ना थोड़ा बधाई भी देना चाहूँगा। आपकी जो 21,600 वाली कॉल है, आपने हमको वैसे तो रेट बताया था कि 140 पे लेना, लेकिन मैंने आपसे बिना पूछे आपकी प्रेजेंस में ही ये बात बता रही थी कि अगर 150 पे मिलेगा तो ले लेना। असल में खुला तो 168 पे है, ठीक है। ये वाली कॉल मैंने अभी जस्ट इसको चेक किया, ये खुला 168 पे था, 21,600 वाली कॉल। अभी ये 200 पे हो चुकी है। तो जिन्होंने ले लिया तो वो 200 रुपये पे अभी आ गई है। ये सर का टारगेट था 250 का, तो अपनी खरीद रेट का स्टॉप लॉस डाल दो, जिस रेट पे लिया है उसका स्टॉप लॉस डाल दो। तो होगा क्या इस केस में कि आपको लॉस नहीं होगा, आप लॉस प्रूफ हो गए। अब होगा जो होगा, प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा, यही तो होगा ना, नुकसान तो होगा नहीं आपको कुछ भी। तो जिन्होंने नहीं लिया वो एक बार अब इसमें ज़्यादा हिट विट मत करना, अभी थोड़ा रुक जाना। हाँ, वापस से रेट मिलेंगे तो एक बार हम रेट पे खड़े रहेंगे। जल्दबाजी ना करना, ऐसा नहीं है कि देखिए कोई बात नहीं 20-30 रुपये और महंगा है तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा मत करना। संतोष सर, ठीक है ना? जिन्होंने लिया है वो तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें बाय रेट का, और जिन्होंने नहीं लिया अभी एक बार वेट करें ना, वो आपकी 21,600 वाली कॉल पे। यस जिम्पी, जिसने लिया है उसको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बाइंग रेट या आज का जो लो है 165 के आसपास का, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो निफ्टी अगर ये 21,650 के ऊपर टिक जाता है तो आप 21,700 की कॉल को भी देख सकते हो, तो वहां पे एक मौका बन सकता है। ये थोड़ा अब ऑप्शन थोड़ा महंगा लगेगा, तो उसमें आप नजर रख सकते हो। ठीक है, ये बात ना हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि 650 पे ना थोड़ा टिकाने में मार्केट को मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हो वापस से 627 आ गया। बस मेरा इसलिए कंसर्न है, इसलिए हेस्टी डिसीजन ना लिए जाए, इंटेलिजेंट डिसीजन लिए जाए। पागलपन ना हो बाजार के अंदर, शांति से बैठ जाओ। जैसे अगर सौदा नहीं आएगा ना, इससे और क्या हो जाएगा। ठीक, एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स पे आ जाते हैं जहाँ पर आज शुरुआत में मोमेंटम मिल रहा है। बाय द वे मैं आपको हुड को बता दूँ, इस समय 12% हो चुका है। मैंने शायद कुछ जब बातचीत की थी ना वो 6-7% था, अभी करीब 12% हम हुडको को देख पा रहे हैं। एक और शेयर भी है जो मेरे लिस्ट में है, मैं इसको कम वॉल्यूम की वजह से नहीं ले पाया। उस शेयर का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नाम से, बोरो रिन्यू के नाम से मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाइएगा, फिर ज़रा पता करते हैं सुमित सर से। ये बोरोसिल रिन्यूएबल 510, 4% ऊपर है। सर इसमें दम है क्या?
बोरोसिल रिन्यूएबल के नाम से कंपनी है, इसमें दम है। सुमित जी जरा चेक कीजिए तो। डिम्पी जी बिल्कुल स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ था 457 के लेवल्स का, जब ब्रेकआउट आया हुआ था, और पिछले 5-7 दिनों का जो कंसोलिडेशन है उसका एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है। फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन बन चुका है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो 520 के ऊपर, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बिल्कुल आप बने रहिए। कल का जो लो है एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं 480 का। अपसाइड में पहला मोमेंटम बनेगा वो 550 के ऊपर बनेगा। अब 550 के ऊपर आप देखेंगे ना तो वीकली क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ नवंबर 22, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1.25 साल के बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो बिल्कुल आप स्टॉक में बने रहिए और अपॉर्चुनिटी फ्रेश भी देखिए 520 के ऊपर। एक बार धनलक्ष्मी बैंक को लेकर आते हैं। आज सुबह संजीव वसीम बता के गए स्टॉक पर, हालांकि उन्होंने एक फंडामेंटल नजरिया दिया है और 75 का टारगेट दिया, लेकिन स्टॉक देखिए 10% ऊपर है। ये इनफैक्ट 1-2 दिन पहले भी चल रहा था, लेकिन आज इस मूव को वाकई बात करनी होगी संजीव जी की, ये पिक की। ठीक है, लेकिन बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। BHEL, वहां पर आपको 2.5% की मूव दिख रही है। कैपिटल गुड स्पेस में इनफैक्ट BEL, संतोष ने आज सुबह कॉल दी थी, वहां पर भी मूव है। लेकिन क्या BHEL यहाँ से भी और तेजी दिखा सकता है? कुछ अगर ऐड करें तो क्या रेंज होगी, क्या अपसाइड के लिए इसमें एंटर करना चाहिए? कल के जो क्लोजिंग शो में हमने कुछ कॉल्स डिस्कस किए थे, उसमें से BHEL वाज वन ऑफ माय कॉल्स, और यहाँ पे 214 और 220 के टारगेट्स के लिए हमने इसको डिस्कस किया था। पहला टारगेट बहुत कंफर्टेबली अचीव हुआ है, दूसरे के तरफ ऑलमोस्ट ये हेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से भी जो ये दूसरा टारगेट है इसकी वेट करें 220। जिस तरीके का मोमेंटम सेटअप और वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर ने पोजीशन ली हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अब आप 212 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें, या फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो 212 को अपना स्टॉप लॉस बना लें और इसको होल्ड करके चलें। यहाँ पे ऑन दी अपसाइड 225 एंड 230 तक के जो मूव्स हैं ये भी रूल आउट नहीं किए जा सकते। हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाए। पिछले 3 दिनों का अच्छा मूव है, वॉल्यूम्स थोड़े से टेपर ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं, बट ओवरऑल सेटअप अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव है। 230 तक के लेवल्स के लिए इसे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 230 तक का आप लेवल देखते हैं, ठीक है, ऑल राइट। एक बार अनंतराज को भी देखते हैं, वहां पर जो उनका QIP क्लोजर का अप्रूवल मिला है और कई बड़े नाम भी आए हैं इसमें लॉटरीज में। कैसे स्टॉक रिएक्ट कर रहा है? स्टॉक ज़्यादा नहीं चला है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन ठीक है। दूसरे कुछ और स्टॉक्स सिंध में जो आज नंबर्स के बेसिस पे बात की थी, उसमें होम फर्स्ट फाइनेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प में काफ़ी अच्छी मूव है, क्योंकि अर्निंग्स बैक्ड मूव क्लियरली आपको दिख रही है। बैंक्स आज वापस आए हैं जब भी आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, और इनफैक्ट HDFC बैंक प्री ओपन में थोड़ा तेज था, अभी फिलहाल आपको फ्लैट टू थोड़ा सा माइनर पॉजिटिव होते हुए काम कर रहा है। लेकिन दूसरे कौन से बैंक्स हैं? मिड कैप PSU में अभी हमने कई सारे बैंक्स रिफ्लेक्ट किए। ब्रॉडर मार्केट से आपको धनलक्ष्मी जैसे बैंक्स पे अच्छी मूव है। लार्ज कैप में कोटक बैंक में अच्छी मूव दिख रही है, और इनफैक्ट एक्सिस बैंक आपको याद होगा कल भी वीक बाजार में वहां से स्ट्रेंथ के साइन थे। एक्सिस बैंक वीक नहीं हुआ था, ICICI बैंक वीक नहीं हुआ था। जिस दिन HDFC के रिजल्ट्स आए थे उस दिन भी उसमें वीकनेस आई थी। एक्सिस बैंक को यहाँ से अगर किसी ने प्लस किया हो नीचे लेवल्स पर, तो एक्सिस बैंक किन लेवल्स तक होल्ड कर सकता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए? अक्षय, एक्सिस बैंक का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो शॉर्ट टर्म में बार बार इसको 1080 पे बाइंग की टेंडेंसी दिख रही है, डिमांड एरिया है ये। और ये जो अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग बैंड है जो गए 1.5 महीने में बन रहा है, वो करीबन 1150 के आसपास है। तो स्विंग ट्रेडर 1150 टारगेट बना के चले और आप 1100 के नीचे अपना स्टॉप लॉस बने। राइट, ठीक है। डिक्सन पर थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ी है, इनफैक्ट 4% वीक डिक्सन हुआ है। जी भी आपको देखें तो 3-3.5% की मूव वहाँ पर भी हैमर्ड हुई है, और इंडसइंड बैंक में भी लगभग 1.5% का नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। आज IRCTC काउंटर ओपनिंग ट्रेड था कुश का, वहाँ पर मूव है, और इनफैक्ट रेलवे काउंटर से ओपनिंग ट्रेड हमें ज़्यादा मिले थे। लेकिन इस वक्त ध्यान क्या बैंक्स में स्पेशली PSU और वो भी मिड कैप PSU पर रखना चाहिए? एक बार PNB को भी डिस्कस करते हैं, इस पर भी एक व्यू दें सुमित। जी देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का अगर आप सॉरी जी चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी अच्छा स्ट्रक्चर में बना हुआ है। जो पिछले हाईज थे उसके नियर बाय ही सस्टेन कर रहा है। तो आज का क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आगे चल के ये क्या करेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन मिल रहा था
तो अगर यहाँ पे 97 के नीचे कभी भी क्लोजिंग आ रही है तो एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा, लेकिन यहाँ पे बने रहिए। स्टॉक अभी भी न्यू हाई की तरफ जा रहा है और अपसाइड में एक 108 का टारगेट के लिए आप यहाँ पे बने। 650 के ऊपर वापस आके ट्रेड करने लग गया और मेरे को लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। 2 शेयर्स को आप दिखाएंगे जिसने डैमेज किया था HDFC बैंक, और जिससे उम्मीद है कि शायद वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है बाज़ार की, कम से कम टिकाने में तो हेल्प कर ही सकता है। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो HDFC बैंक तो आज जहाँ पे खुला ऑलमोस्ट उसी रेंज में आके फंस गया, यानी कि 1.5% खुला और अभी 0.25% है। जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और स्क्रीन पे दिखाएं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी बिल्कुल फ्लैट है। नंबर आने से पहले कैसे डर का माहौल हो गया इस समय बाज़ार के अंदर कि कोई शेयर रिएक्शन ही नहीं देता, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऐसी जैसे दिग्गज जिनकी वेटेज बाज़ार की बहुत कम आ सकती है। मैं फिर से बोलता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ अपने नंबर्स नहीं लेके आ रहा, ये बाज़ार का कन्विक्शन भी लौटाएगा। अगर इसके नंबर ख़राब आए ना तो बाज़ार का कन्विक्शन भी जाएगा कि पुल बैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए रिलायंस के नंबर को सिर्फ नंबर्स तक ना देखें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर ट्रेडर लॉबी, इन्वेस्टर्स लॉबी मेरे को सुन रही है तो ये बात उनके मन में भी चल रही है कि हे भगवान, हम रिलायंस में ट्रेड करें ना करें लेकिन इसके नंबर अच्छे आ जाए। सभी लोग जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान रिलायंस के नंबर अच्छे आ जाए। हमने तो नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, ऐसे मौके कम मिलते हैं मार्केट के अंदर। आपके पास कुछ ना हो फिर भी आप उसकी प्रार्थना करें भगवान से कि नहीं सर, इसके आप अच्छे नंबर ले आओ, कैसे कैसे करके, तो वो आपको दिख रहा है। खैर एनी हाउ, ये थोड़ा साइकोलॉजी है जो मार्केट की चलती है, इसलिए मैं थोड़ा बातचीत करके आपके सामने रख देता हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ और स्टॉक्स जरा चेक करवा लेते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है, मैंने वो लिख रखे हैं। एक तो कोलपाल है, मेरे को ये चेक करवाना है कि HUL के नंबर से पहले कोलगेट पामोलिव ये शेयर ठीक है क्या? अक्षय पी भागवत, आप एक बार जरा चेक करेंगे क्या? कोलगेट पामोलिव का ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बस शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो एक सपाट ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। 2485 के आसपास गए 4-5 दिन से ट्रेड हो रहा है, तो पॉसिबल ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो सकता है। आपको मोमेंटम टाइम करना है, पर आप टाइम करिए जब भी 2515 ये लेवल ब्रेक करे। तो आपको नोट करना है 2515 जब भी ब्रेक करे तभी आपको मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना है। 2650 ये आराम से आपके टारगेट बन जाएंगे मोमेंटम में। आपके पास शेयर है तो आपको होल्ड करना है, मोमेंटम जल्दी मिलेगा आपको। सपोर्ट बेस 2400, टारगेट 2650। आज बजाज होल्डिंग के अंदर अच्छी बढ़त आ रही है। आप एक काम कर सकते हैं, जरा बजाज के 2-4 शेयर दिखाएंगे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, और फिर होल्डिंग दिखाना। चलो होल्डिंग पहले दिखा दे, कोई बात नहीं, सारे शेयर एक बार जरा बजाज के दिखाओ आप, फिनसर्व, फाइनेंस और ऑटो। बजाज ऑटो भी दिखाओ आप जरा स्क्रीन पे, बजाज ऑटो, ठीक है। होल्डिंग के अंदर सबकी कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर फिनसर्व भी है, उसके अंदर ऑटो भी है, उसके अंदर फाइनेंस भी है। तो मेरे को लगता है कि जब तीनों शेयर आपको ऐसे दिख जाएं और आपका थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि मैं किसको लूँ और किसको ना लूँ, तो फिर होल्डिंग को ले लेना चाहिए। तो एक बार ज़रा बजाज होल्डिंग के बारे में पता कर लेते हैं। खुश, एक बार ज़रा बजाज होल्डिंग पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये हाथ से निकल गया या फिर अभी और चलेगा? देखिए, नियर टर्म मूव जो है ये लग रहा है एक बार के लिए डन एंड डस्टेड है, बट दैट आई मीन फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अगर मैं ओवरऑल सेटअप देखूं इसका तो नॉट सो बैड। हालांकि ये तीसरा अटेम्प्ट है स्टॉक का 8300 8330 का जो लेवल है उसको क्रॉस करने के लिए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 8330 का जो लेवल है ये क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे आपको फ्रेश मोमेंटम जो है ये आते हुए दिखेगी। इनफैक्ट नॉट जस्ट नाउ, अगर मैं देखूं तो यही 8330-50 के जो आसपास का लेवल है ये पिछले 4 से 5 हफ्तों से टेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री चाहे तो उस लेवल को टेकआउट होने का वेट करें, तब आपको यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, मोमेंटम के लिए 8330 क्रॉस होने का वेट करें। डाउन साइड में जो एक सपोर्ट जोन है वो अच्छे से प्लेस्ड है अराउंड 8100 8150 के जो जोन है इसके आसपास। So beyond 8300 8330 the momentum will return to this stock, which can take it very comfortably to I think about 8600 levels also. ठीक है, ओके। मिड कैप में जो टॉप लूजर है डिक्सॉन, 4% की गिरावट वहाँ है, तो थोड़ी सी जो इसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्या वो थोड़ा सा एक्सटेंड रब ऑफ एज अ पूरे स्पेस पे भी दिख रही है? एक बार एम्बर को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट सुमित, एम्बर काफ़ी अच्छा चल रहा है 3500-3400 के लेवल से 3800 तक के लेवल पर अब आ गया है। फ्लैट है ये इस वक्त, कैसे चार्ट्स दिख रहे हैं इसके? क्या इसमें थोड़ी नर्वसनेस आ सकती है?
प्रियंका जी, ऑल ओवर स्टार्ट चार्ट अभी भी अच्छा ही है। देखिए 3400 के लेवल्स पे हमने इसे सजेस्ट किया था फॉर द लेवल्स ऑफ 3770, वो लेवल भी आ चुका है। सो द सेम विल बी एक्टिंग एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाउ। तो अभी भी यहाँ पे बने रहिए, स्कोप है अभी भी स्टॉक में। तो अपसाइड में अगर सस्टेन कर रहा है अगेन द लेवल्स ऑफ 3900, तो हमें लग रहा है कि ये 4050 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल आप बने रहिए अभी 050 तक के लेवल्स पर ये स्टॉक आपको दिखता है। ठीक है, केमिकल स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूव कर रहे हैं, लेकिन केमिकल स्पेस से बहुत रेयर कोई रिकमेंडेशन आ रही है। संतोष, कोई होगा रिकमेंडेशन इस स्पेस से? यस प्रियंका, केमिकल स्पेस पे बहुत ज्यादा तो रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं फिर भी एक ट्रेडिंग पिक की बजाय मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पिक देना चाहूंगा। ACI आर्चिन केमिकल, जो बीच में भी डिस्कस हुआ था स्टॉक, इसको आप इन्वेस्टमेंट बेट के रूप में देख सकते हो। स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और स्टॉक अभी चला भी नहीं है ज्यादा, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में नजर रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पर आप 580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए पोजिशनल बेसिस पे। 680 पहला टारगेट रहेगा, 680 क्रॉस करता है तो इसका जो एक्चुअल टारगेट आएगा 770 से 800 रुपए का आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ऑप्शन का ट्रेड आपको और दिलवाते हैं। ऑलरेडी सुबह हमने आपको 21600 वाली कॉल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ और ऑप्शंस के ट्रेड भी हैं जो आपके सामने रखते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग सर। आज थोड़ी बेहतर स्थिति है मार्केट के अंदर, थोड़ा रिकवरी हो रही है, लेकिन वो 650 एक बार पार हो जाए बैंक निफ्टी वाला तो शायद और रिकवरी आए। आप कैसे देख रहे हैं सर मार्केट को, और ऑप्शंस का ट्रेड बता दीजिए। मॉर्निंग डिम्पी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रिकवरी अच्छी है और थोड़ी सस्टेनेबल भी लग रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है, तो यहाँ पे फोकस करना होगा IRCTC पे। पिछले 3 दिनों के फॉल के बाद कल के सेशन में इनफैक्ट हमने काफी स्मार्ट रिकवरी पर्टिकुलर काउंटर में देखी थी और आज के सेशन में फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो क्लियरली यहाँ पे हमें अंडरलाइन में, जो कि करंटली 950 के आसपास है, 970 से 985 की रेंज में अंडरलाइन जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे एट द मनी का कॉल ऑप्शन, जो कि 950 का कॉल ऑप्शन है, करंटली 27 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस 22 रुपए का यहाँ पे रखना होगा। ऊपरी स्तर पर 35 रुपीज से 40 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इन टर्म ऑफ रुपीज देखें तो अप्रोक्सीमेटली 4000 का रिस्क है और अप टू 10,000 तक का रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर टारगेट हिट होते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 22 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस ऑप्शन में रखें और अंडरलाइन में, जैसे कि मैंने कहा, 970 से 985 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं IRCTC में। ठीक है, लेकिन शुक्रिया नीलेश ये रिकमेंडेशन देने के लिए। अपने व्यूअर्स को फिर से बता दें, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। जितने भी ऑप्शन के ट्रेड होते हैं, डेरिवेटिव के ट्रेड्स होते हैं, थोड़े रिस्की ट्रेड्स होते हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप इस पर कोई कॉल लें, नहीं तो आप कैश में खरीद लें। IRCTC पर कुछ की भी आज रिकमेंडेशन थी। एक स्टॉक है, स्मॉल कैप ही है ये, गोल्डियम इंटरनेशनल। इनफैक्ट ये लैब ग्रोन डायमंड्स में है और इस स्टॉक में 127 के भाव से ही अच्छी मूव आई है और ये लगातार अच्छी मूव पे है भी। इसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ दिख रही है। कोई अगर इसमें एक पोजिशनल बेट के लिए रुका हो तो किन लेवल्स के लिए वेट करे? कुछ एक बार आप चार्ट चेक करेंगे अगर इसे ट्रैक किया आपने कभी? प्रियंका, इस स्टॉक को पर्टिकुलरली ट्रैक नहीं किया है, बट आई हैव बीन फॉलोइंग दिस स्टोरी रादर क्लोजली एंड it's a bit of an interesting story, the way diamonds were positioned, for an entire generation if not more, और अब जो ये कल्चर शिफ्ट हो रहा है towards lab grown cultured diamonds. It's a very interesting story. So I think there is this is something definitely to keep a close eye out on. अगर से स्टॉक की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। यही पैटर्न अगर हम देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में 2 बार रिपीट हो चुका है। तो अब फिलहाल ये कंसोलिडेशन मोड में जा चुका है। तो यहाँ पे अगर अक्यूमुलेट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपरी स्तर जो है इसके 185 एंड 200 के जो लेवल्स हैं, ये एक्ट करेंगे एज अ टारगेट फॉर यू, और ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 160 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। तो इन लेवल्स के हिसाब से अगर प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ध्यान रहे स्टॉक फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है ये आपका लंबा हो जाए। इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स इसे वॉच आउट करना चाहिए। इनफैक्ट इसमें इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट भी है और स्टॉक में अच्छी मूव भी आई है। ये हाल ही में
काफ़ी सुर्खियों में भी रहा, आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी का रिकमेंडेशन भी दिया जिस तरह से, यस ऑफ कोर्स ये काफ़ी बजिंग भी है। लेकिन दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज मूव है? आज दो स्टॉक्स, पूरा केमिकल स्पेस तो नहीं, लेकिन जहाँ पर भी एमके की रिपोर्ट्स थी, आरती इंडस्ट्रीज पर और दीपक नाइट्रेट पर, दीपक नाइट्रेट और दोनों में ही आपको अच्छी मूव भी दिखाई दे रही है। आरती इंडस्ट्री पे टारगेट क्या थे आपके, क्या अचीव हो गए हैं संतोष? एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड करें, ऊपर के लेवल्स पॉसिबल हैं? और यस प्रियंका, आरती इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक डीप पेन के बाद बॉटमिंग आउट प्रोसेस में एक लोअर लेवल से हमने 440 के लेवल से एक बड़ी रैली देखी, फिर स्टॉक करेक्ट हुआ और फिर से रिबाउंड हुआ है। हालांकि फिर से 660 का जो एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 650 660 के बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 660 क्रॉस करने में कामयाब हुआ स्टॉक और नतीजों से कोई पॉजिटिव सरप्राइज आया, तो मुझे लगता है स्टॉक में एक बड़ी तेजी आ सकती है। फिर स्टॉक शायद 700 से 725 की ओर बढ़ सकता है। सो थोड़ा सा अगर किसी का पोजिशनल नजरिया है तो होल्ड रखे, स्टॉप लॉस सेल करते चलिए। स्टॉप लॉस अब आपका रखना चाहिए 625 रुपए के आसपास। अगले 24 घंटे के अंदर जैसे हमने आपको कहा थोड़ा तैयार रहिएगा आप जी एंटरटेनमेंट पे। ऑलरेडी 50 पॉइंट का मूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगा, ये आप फिक्स कर लीजिए, 50 पॉइंट आपको ज़रूर ऊपर नीचे करेगा। उसमें से करीब 8 से 10 रुपये कर चुका है, ऊपर और नीचे में ना, नीचे भी जा सकता है, 200 पे भी आ सकता है और 300 पे भी जा सकता है। अभी 240 के आसपास चल रहे हैं हम, तो इस पर थोड़ा आपसे ध्यान रखिएगा। हमारे पास तो कोशिश है हम रिपोर्टर्स के साथ जुड़ के आपको बैक टू बैक न्यूज़ बताएं। जैसे अभी आज वो बता रहे थे 21 तारीख लास्ट डेट है, आज 19 तारीख है, 20 तारीख को ऑलमोस्ट फैसला हो जाएगा। वैसे तो बैठक आज ही चल रही है क्योंकि कल फिर ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, मान लीजिए कोई फैसला हो भी जाता है तो। इसलिए उम्मीद तो है कि आज शाम तक फैसला आ जाएगा। अभी शुरुआत में देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये उस तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा जिस तरफ मार्केट के पार्टिसिपेंट चाहते हैं। निमेश ठक्कर से पता किया, उन्होंने कहा डील टूट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूएबल स्टॉक है, रख लेना, कोई और पार्टी आ जाएगी। और ध्यान दीजिएगा अगर पार्टी कहीं सोनी से भी बड़ी आ गई ना तो फिर ये हाथ भी नहीं आएगा ये शेयर। तो आप ना इस शेयर को ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाने से ध्यान नहीं होता, जो शेयर आपने रखा हुआ है उसका सिर्फ मार्जिन चेक करवाना और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने से ध्यान होगा। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं भरना, एक लॉट लिया एक ही लॉट रखो, एक ही लॉट कर देगा बेड़ा पार। ज़रूरी नहीं है कि 10 लॉट भरने हैं इसके अंदर आपको। खैर एनी हाउ, एक दो शेयर में जरा आपसे और चेक करवाया तो एक इंडिया मार्ट है जिसमें शुरुआत में हल्की हल्की सी बड़ा तब मेरे को दिख रही है, एक ब्रेकआउट ड्यू भी है उसका, एक बार खुश आप चेक करेंगे इंडिया मार्ट। तो देखिए आज का मूव अच्छा है, बट मेरे हिसाब से ओवरऑल सेटअप अगर आप देखिए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कल स्टॉक ने एक फ्रेश लो बनाया था इन द रीसेंट टाइम्स, और फिर वहां से हमें आज एक रिबाउंड देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से फिलहाल इसे अवॉइड करके चले। अभी भी एवरेजेस के नीचे है, जो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसके भी नीचे है। सो आई थिंक देयर स्टिल सम टाइम टू गो बिफोर वी स्टार्ट कंसीडरिंग इंडिया मार्ट फॉर अ फ्रेश एंट्री। अभी फिलहाल इसे अवॉइड करके चलो। को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और शेयर है, एक्चुअली हमारे एक व्यूअर ने भी पता किया कि कोटक और आईसीआईसीआई में क्या खरीदना चाहिए, तो मैंने सर अपने लेवल पे तो चेक कर लिया। ये संतोष सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कोटक और आईसीआईसीआई बैंक के मैंने दोनों चार्ट चेक किए, मेरे को लगा कि वैसे तो दोनों ही में ही आप थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन मेरे को आईसीआईसीआई ज़्यादा ठीक लगा एज़ कम्पेयर टू कोटक। संतोष सर एक बार अपना ज़रा एनालिसिस आप भी बता दीजिए कि आईसीआईसीआई से ज़्यादा ठीक है कोटक से, अगर मान लो पुल बैक में इन दोनों शेयर्स को मेरे को लेना हो। मेरे को एचडीएफसी नहीं लेना, मेरे को आईसीआईसीआई और कोटक में देखना है। यस डिम्पी, मैं भी आपके साथ ही एग्री करूंगा। वैसे कोटक में देखा जाए तो बहुत मेजर सपोर्ट के आसपास है, फिर भी वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसने एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। 970 एक बहुत अच्छा बेस है, मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है अर्निंग के बाद। जैसा एचडीएफसी बैंक ने डिसअपॉइंट किया, बट हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव सरप्राइज दे। और अगर आईसीआईसीआई बैंक से पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है और तेजी आती है तो शायद ये बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की रैली को लीड करेगा। तो इसमें मौके ढूंढना चाहिए। 1010 1015 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, 1050 करता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है इसका 1040 का आ रहा है। बैंक आपको लगता है और फर्दर ट्रिगर कर सकता है इस रैली को? ठीक है, एक बार इंडिगो को डिस्कस करते हैं। इंडिगो पे भी काफ़ी मूव आ चुकी है, 3000 के ऊपर 3200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 3000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट लेकिन इसमें लगातार कांस्टेंट मूव है। नीचे से अगर किसी ने रखा हो तो क्या अभी होल्ड करें? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं कुछ?
देखिए प्रियंका, ओवरऑल सेटअप इसका अच्छा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ, रादर आई वुड सजेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे। जो रीसेंट प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी आया था 2 दिन पहले, उसमें भी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं पहुंचा है। सो ये सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है ये कितनी बढ़िया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें। जैसा कि आपने पूछा, अगर निचले स्तरों पे किसी ने लिया है तो देखिए आइडियल स्टॉप लॉस तो इसका 20 डे मूविंग एवरेज होगा, जो करीब 3,000 के पास है। अगर मान लीजिए वो थोड़ा डीप लग रहा हो तो 3030 के लेवल के आसपास लेके चले। अब ऑन दी अपसाइड सबसे पहला टारगेट तो जो रिसेंट हाई बना था 3130 का, ये होगा। बट मेरे हिसाब से ये क्रॉस होती 3200 के तरफ ये स्टॉक एक छलांग लगा सकता है। इंटरेस्टिंगली इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव शुरू होता हुआ नजर आया, विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे स्टॉक एक बार जो रिसेंट है 3130 है ये क्रॉस करेगा तो मोमेंटम यहाँ पे आपको लौटते हुए दिखेगा until as I said 3200 लेवल्स, मे बी बियॉन्ड एज वेल। सो इसमें बने रहें, ये सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 3000 टू 3030 के पास लेके चलें। इस पर आज पावर एंसिलरी कैपिटल गुड स्पेस, यहाँ पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे अपीयर हो रहे हैं। और इनफैक्ट जीनस पावर को डिस्कस करते हैं, तो ये भी कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इनफैक्ट संतोष, नीचे से अगर आप लेवल्स पर देखें, आज भी 3% की मूव है। ऑफ कोर्स फंडामेंटली इसके पास बहुत सारे रीजंस हैं और एक बड़ी रैली कैचअप कर सकता है अगर कोई इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो। लेकिन अभी फिलहाल जीनस पावर पर एक टेक्निकली किस तरह से चार्ट चेक देंगे आप? यस, इस स्टॉक की बात करें तो हमने एक बहुत बड़ा रनअप देखा था स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चले गया है था और अब फिर से एक बेस बनाने के बाद मोमेंटम दिखा रहा है। तो अच्छा है, पोजिशनल बेसिस पे कोई लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस 218 रुपए का रहेगा, थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर में टारगेट भी उतने ही बड़े आएंगे, ऊपर में फिर 330 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस 240 रुपीज का बनता है और इमीडिएट टारगेट जो 275 का बनता है। तो दोनों ही शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक को अप्रोच किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग, बढ़िया। कुछ और स्टॉक्स भी चेक कर लेते हैं। टिपिकली मैं थोड़ा ब्रेकआउट्स भी चेक कर रहा हूँ कि अगर कहीं से कुछ अच्छा कोई ब्रेकआउट वगैरह मिल जाए तो। अभी तक तो नहीं। हाँ, एक शेयर मिल गया, लिबर्टी शू। एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेके आएंगे आप। लिबर्टी शूज़ वाली कंपनीज में से मेट्रो चल रहा है और भी कई सारे चल रहे हैं। ये लिबर्टी शू, ये वाला, इसमें 6 लाख शेयरों का वॉल्यूम हुआ है और एकदम से स्पीड से आया ऊपर। किससे पता करें? कुछ से पता करते हैं। कुछ जरा कैश का स्टॉक है, लिबर्टी शू, चलता है एक तरफा हो जाता है। जरा इसको जरा चेक कीजिए, इंटरेस्टिंग है, खरीद सकते हैं। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है डिम्पी। कारण ये कि थोड़ी देर पहले जब प्रियंका और आप इस स्पेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैं चेक कर रहा था, कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग सेटअप थे नहीं इन अ लॉट ऑफ दीज नेम्स। लिबर्टी शू इज एक्चुअली स्टैंडिंग आउट एज एन एक्सेप्शन टू द पैक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प अप मूव्स हैं। आज का तो है ही, बट इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा टाइम में पीछे जाऊं 4-5 दिन पहले, तो 300 295 300 के लेवल से ये ब्रेकआउट आया है और सस्टेन्ड रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। 52 वीक हाई के करीब अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे अगर आप चाहें तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 375 शुड एक्ट एज योर फर्स्ट टारगेट एंड बियॉन्ड दैट 395 शुड एक्ट एज योर सेकंड टारगेट। और ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 330 के पास एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है, तो उसको स्टॉप लॉस लेके चले। तो मोमेंटम अच्छा है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है। सो 395 तक के लेवल्स के लिए इसमें आप अभी भी एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लिबर्टी शू का हमने चार्ट भी आपको दिखा देते हैं। एक्चुअली हमने मंथली चार्ट को ड्रॉ किया हुआ है। मेरी स्क्रीन अगर आप शेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसके अंदर ना 2 मेजर डाउन चैनल्स थे जिसको इसने अरेस्ट कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। आप यहाँ पे देख रहे होगे 2 मेजर डाउन चैनल्स हैं। ये वो डाउन चैनल्स की मैं बात बोल रहा हूँ। इसको इसने पहले साइडवेज करके अरेस्ट कर लिया। आप देख रहे होगे पुराना रेजिस्टेंस को भी इसने पार कर दिया और एक बड़ी कैंडल के साथ किया है। तो ये क्या होगा ना, जिसको पकड़ा है ना उसको भी जल्दी जल्दी जाने नहीं देगा। इसलिए खुश सर कह रहे थे कि आपको चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि आप इसको डेली और वीकली पे भी देखोगे तब भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन मेरे को इसका मंथली बहुत अच्छा लगा। इसलिए जिनके पास है, कुछ सर की राय मानते हुए थोड़ा होल्ड करें। उम्मीद तो है कि अच्छा पैसा आपका यहाँ से भी बन जाएगा। हटाइए एक बार जरा इसको स्क्रीन से। मैं फिर से आपको निफ्टी दिखाता हूँ। निफ्टी कैसे स्ट्रगल कर रहा है 650 के आसपास, और 650 पार होना ना होना उसके इर्द गिर्द अभी भी वो आके थोड़ा फंसा हुआ है। एक काम करते हैं, क्या कुछ पोजीशंस या ऑप्शंस का ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज में बनता है? एक बार ये भी पता कर लेते हैं। सुमित मूलचंदानी हमारे पास आए। सुमित जी, आप अगर सुन रहे हैं तो एक बार मेरे को जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो जरा बता दीजिए।
डिम्पी जी, थोड़ा सा अभी भी वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। आज मैंने मॉर्निंग में आपको एक चीज डिस्कस की थी कि इंट्राडे में 2750 और लोअर साइड में 2700, ये पूरा एक रेंज बना हुआ है। तो रिजल्ट्स की वजह से जल्दी से मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो 2749 का ही हाई लगा है, विच इज एन ओपन हाई। तो अगर ये लेवल क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूंगा, और सेम 2800 का कॉल मेरे लिए एक वॉच लिस्ट पे रहेगा, लेकिन टिल द टाइम आई विल जस्ट वेट। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। इस बीच हम खुश और संतोष सर से तो हम बातचीत खैर आगे भी बढ़ाएंगे, चर्चा भी करेंगे। 10 बजने को है, मार्केट सेट कमोडिटी एट 10, वो भी हम आपके सामने शुरू करेंगे। लेकिन मेरे पास अभी ना एक और शेयर भी है, जरा मैं लगे हाथ वो भी पूछ लेता हूँ, फिर ऐसा ना हो कि वो मेरे से मिस हो जाए। उस शेयर का नाम है ABB। एक बार जरा ABB के बारे में रिकमेंडेशन दे सकते हैं खुश आप? तो डिम्पी, इस स्पेस में हमारा वन ऑफ द फेवर्ड पिक्स रहा है ये। हालांकि फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है। द कंसोलिडेशन आल्सो इज विद अ पॉजिटिव बायस। आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजिशनली कोई चाहे तो बिल्कुल एक फ्रेश बाय कर सकता है। यहाँ पे 4740 का जो लेवल है वो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। एंड ऑन द अपसाइड यहाँ पे जो मेरे लिए पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो 4880 का है, दूसरा जो है वो है 4975 का। थोड़ा सा हो सकता है कि पोजिशनल बेट हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया स्टॉक पिछले 1 से 1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन के बाद का जो अपमूव आएगा 5000 तक स्टॉक को लेके जाएगा। तो जो मेंशन्ड लेवल्स हैं उनके लिए या 5000 तक के पोजिशनल बेट के लिए स्टॉक में आप बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं।